तो देखिए, मध्य प्रदेश के रीवा से ये सीधी तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दीप प्रज्वलित कर रीवा में जो रीजनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, उसका शुभारंभ करते हुए नजर आए हैं। आप सभी की कथन होनी चाहिए दीप प्रज्वलन के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी वरिष्ठ अतिथि दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया है। इसी मंगल कामना के साथ मंगल दीप प्रज्वलित करने के पश्चात ईश्वर की स्तुति और वंदना के साथ इस कार्यक्रम का हम विधिवत शुभारंभ करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि मध्य प्रदेश को उद्योग प्रधान राज्य बनाना है और इसी की तरफ हम सभी अग्रसर भी हैं। हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार हम सभी अतिथियों का स्वागत करके उनका वंदन करते हैं, सम्मान करते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी पीएस श्री राघवेंद्र सिंह जी से, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। और आप सभी की करतल ध्वनि चाहूंगी मैं। चंदेरी शॉल जो मध्य प्रदेश की एक विशेष पहचान है, वो भेंट कर और पुष्प गुच्छ भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। तत्पश्चात मेरा निवेदन है आपसे कि आप श्री राजेंद्र शुक्ल जी, उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप श्री प्रहलाद सिंह जी पटेल का माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं आपसे निवेदन करती हूं कि कृपया आप श्री चैतन्य कश्यप जी माननीय मंत्री एमएसएमई का स्वागत करें। इसके बाद मेरा आपसे निवेदन है कि आप श्री दिलीप जायसवाल जी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। मैं आपसे निवेदन करती हूँ श्रीमती प्रतिमा बागरी जी का आप स्वागत करें। श्रीमती राधा सिंह जी का आप स्वागत करें। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कृपया आप जनार्दन मिश्रा जी का भी स्वागत करें। मैं निवेदन करना चाहूंगी कृपया आप आचार्य बालकृष्ण जी का भी स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वागत करना चाह रहे हैं। मैं श्री राजेंद्र शुक्ल सर उप मुख्यमंत्री जी भी स्वागत करना चाह रहे हैं। मैं निवेदन करती हूं कि कृपया एक शॉल और पुष्पगुच्छ लेके आए आप और माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री आचार्य बालकृष्ण जी का स्वागत करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आज के इस कार्यक्रम के स्वागत, उद्बोधन और अधिक जानकारी के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूं श्री अनुराग जैन जी, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को। कृपया करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए श्री अनुराग जैन जी का।
एक बार पुनः करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए श्री अनुराग जैन जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, माननीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री श्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय राज्य मंत्री श्री प्रतिमा बागरी जी, माननीय राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, माननीय सांसद जनार्दन मिश्र जी, माननीय सांसद गणेश सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, आचार्य बालकृष्ण जी, पुनीत डालमिया जी, मिस्टर त्रिपाठी रिलायंस से, मिस्टर कचोट अडानी से, सिद्धार्थ इंफ्राटेक के मिस्टर मधुसूदन कोंडा, डायरेक्टर एनसीएल मिस्टर मलिक, गोकुलदास ग्रुप से प्रभास सिंह जी, रामा ग्रुप के सीएमडी नरेश गोयल जी, उद्योग विहार एसोसिएशन रीवा के प्रेसिडेंट राजीव खन्ना जी, अल्ट्राटेक सीमेंट के सीईओ राजेंद्र काबरा जी, यहाँ सभी पधारे हुए गणमान्य हमारे नागरिक, हमारे उद्यमी जिनसे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, सभी पत्रकार साथियों, आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहे हैं उसमें आप सभी का यहाँ हम मंच से स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से प्रभार संभाला है, उन्होंने उद्योग को सबसे एक प्रमुख चीज बनाया है कि शासन को प्रमोट करना है, जिससे कि प्रदेश में रोजगार हो, प्रदेश में प्रति व्यक्ति इनकम बढ़े और प्रदेश की जीडीपी बढ़े। इस कड़ी में उज्जैन, ग्वालियर, सागर, जबलपुर में 4 रीजनल कॉन्क्लेव्स हो चुके हैं। पहले हमेशा हम लोग इंदौर से बात शुरू करते थे और इंदौर और भोपाल विद इन मध्य प्रदेश रिलेटिवली विकसित इलाका हो चुका था। तो ये जो रीजनल कॉन्क्लेव की कल्पना आई, उससे पूरे प्रदेश में समेकित रूप से विकास हो, ये उसके पीछे एक अवधारणा थी। यदि हम रीवा की तरफ देखें, आज इस कॉन्क्लेव के माध्यम से काफी बड़े बड़े इंडस्ट्री जगत के जो नाम हैं आज हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। रीवा की एक अपनी विशेषता है, यहाँ की जो मिनरल वेल्थ है वो अतुल्य है। यहाँ को यदि हम देखें तो सिंगरौली के तक को हम लोग एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया मानते हैं। देश की सबसे ज्यादा एनर्जी सिंगरौली में ही पैदा होती है। सीधी, सतना, कोल, सीमेंट, ये सबसे ज्यादा, केवल इसी बेल्ट की बात करें तो देश में जितना सीमेंट होता है उसका 10% सीमेंट केवल सतना, कटनी, रीवा इस इलाके में होता है। इतने सारे प्रचुर उसके बावजूद एक फोकस्ड कॉन्क्लेव रीवा में करने की आवश्यकता थी, जो आज यहाँ पर किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि जो पिछले कुछ दिनों में रीजनल कॉन्क्लेव्स हुए, उनमें जिस प्रकार की सफलता मिली, उसी प्रकार से इस रीजनल कॉन्क्लेव के बाद भी यहाँ के एक इंडस्ट्रियल माहौल में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। दूसरी एक बहुत खास बात इन कॉन्क्लेव्स की यह है कि यहाँ हम केवल बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को टारगेट नहीं करते। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट तो आते हैं, शासन उनसे बात भी करते हैं, पर एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो इन रीजनल कॉन्क्लेव्स में हो रहा है वो है एमएसएमई को बढ़ावा देना। देश की जब हम औद्योगिक व्यवस्था की बात करते हैं तो एमएसएमई एक उसकी रीढ़ की हड्डी है। देश का जितना एक्सपोर्ट होता है उसका लगभग 45% केवल एमएसएमईज करते हैं। तो एमएसएमई को भी आगे बढ़ावा देना हमारे शासन की प्राथमिकता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है और उनके मार्गदर्शन में उस तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या चाहिए? मोटे तौर पे हम लोग बात करें तो बिजली सबसे पहली आवश्यकता होती है उद्योगों के लिए, पानी, जमीन, ये तीनों चीजों में मध्य प्रदेश भरपूर है। पिछले 20 वर्षों में देखें, एक जमाना था जब 2003 में लोग मध्य प्रदेश का नाम लेते थे कि यहां पर बिजली नहीं होती। पिछले 20 सालों में मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन 10 गुना हो गया।
2003 में मध्य प्रदेश की बिजली उत्पादन की क्षमता थी 3100 मेगावाट और आज है 31,000 मेगावाट से ज्यादा। हम सरप्लस बिजली में हैं। न केवल बिजली सरप्लस है, औद्योगिक रेट की तुलना में देख रहा था कि मेरे को जब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने कंपैरिजन चार्ट दिखाया तो जो हमारे दूसरे कॉम्पिटिटिव राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उनकी तुलना में हमारे औद्योगिक बिजली की दर कम है। इसी प्रकार से पानी, हम लोगों के पास प्रचुर बांध है, काफी बांध है, उनमें पर्याप्त पानी है और पानी इंडस्ट्री के लिए हम लोगों ने रिजर्व कर दिया, तो पानी भी इंडस्ट्री को पर्याप्त मिल जाता है और पानी की दर भी जो है बाकी राज्यों की तुलना में कम है। मैं इतने डिटेल में नहीं जा रहा, बाद में जो हमारी पीएस इंडस्ट्रीज है वो डिटेल में आपको सारे ये खूबियां बताएंगे, पर मैं मोटी सी बात करना चाह रहा था। फिर बात आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में कार्यभार संभाला था, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काफी काम किया गया। पूरे दुनिया में हमारा नंबर 140 के आसपास होता था और 5 साल के अंदर अंदर हम 140 से उठ के 63वें नंबर पर आ गए। 140 से 63, 63, और ये जो 63 आए 2020 में आए, उसके बाद से वर्ल्ड बैंक ने रैंकिंग करनी बंद कर दी। उसके बाद जिस प्रकार के रिफॉर्म्स भारत देश में हुए हैं, पक्की बात है कि अब तक हम 40 के आसपास आ चुके होते यदि रैंकिंग चल रही होती। और इसमें जब देश की पूरी बात होती है, उसमें मध्य प्रदेश किधर है? 2016 में राज्यों की रैंकिंग शुरू की गई। पहली साल में 5 राज्यों के बीच में टाई हुई और मध्य प्रदेश उन 5 में से प्रथम स्थान में, ज्वाइंट 5 राज्यों में एक था। और तब से अब तक लगातार मध्य प्रदेश टॉप 5 राज्यों में बना हुआ है। अलग अलग, जब मैं इंडस्ट्री सेक्रेटरी था भारत सरकार में, तो हमने कहा कि ये बड़ी पॉइंट 1 के नाम से कोई नीचे रह जाता है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो कोई कहता है मैं पहला हूं, कोई कहता है मैं 5वां हूं, तो हम लोगों ने उसे कैटेगराइज करना शुरू कर दिया। तो टॉप अचीवर के कैटेगरी में मध्य प्रदेश लगातार बना रहा, लगातार टॉप 5 राज्यों में है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात होती है जिसको कहना चाहिए कि गुड गवर्नेंस। मध्य प्रदेश राज्य देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने एक बहुत अनोखा एक्सपेरिमेंट किया, जिसको कहते हैं राइट टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट। और राइट टू पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट मध्य प्रदेश ने बनाया। उसका बेसिक काम बात यह है कि आप आइए, सरकार अपने आप को एक सर्विस एजेंसी समझती है। जो काम सरकार को जितने दिन में करना चाहिए, हमने एक सिटीजन चार्टर टाइप जैसे बनाया कि यह काम इतने दिन में आपका होगा और वो काम उतने दिन में करेंगे, और नहीं होगा तो सरकार क्या आपको दंड स्वरूप एक प्रतिकर देगी, मुआवजा देगी, कहेगी जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ करिए। यह प्रकार की सोच देश के प्रशासन में लाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था और आज लगभग 20 राज्य इस प्रकार का कानून बना चुके हैं मध्य प्रदेश को देखकर। सबसे खास बात जो मुझे मध्य प्रदेश की लगती है, क्योंकि मैं भारत सरकार में 3 अलग अलग बड़े मंत्रालयों में सचिव रह चुका हूं, वहां से पूरे देश की गवर्नेंस को क्लोजली देखा है। ज्यादातर राज्यों में थोड़ा सा एक माहौल रहता है, ये बाहर से आया है, ये हमारा अपना है, ओरिजिनल मूल निवासी है। मध्य प्रदेश शायद एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अंदर और बाहर का कोई फर्क नहीं। जो आता है वो यहां का होके रह जाता है, क्योंकि यहां पर एक में भी इसमें हमारा इतिहास है। जब 1956 में राज्य पुनर्गठित हुए थे, उस समय बाकी सब तो लिंग्विस्टिक आधार पर बन गए, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वो अपने भाषा के आधार पर बन गए। बीच में जितना बड़ा इलाका बच गया वो सारा इलाका मध्य प्रदेश बन गया, जिसके अपने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। कोई मध्य भारत का इलाका था, कोई महाकौशल का इलाका था, जहां हम बैठे ये विंध्य प्रदेश था। सारे जो अपने अलग अलग इलाके थे, वो अपने आप में ही जो राज्य की संरचना हुई वो एक कॉस्मोपॉलिटन संरचना हुई।
इसकी वजह से मध्य प्रदेश की ये बहुत बड़ी खूबी है कि बाहर से जो भी आता है उसे अपना मान के अपना लेते हैं। आपको कभी यहाँ पर रहने के बाद जो बाहर से लोग आए, कभी आप अपने आप को बाहरी व्यक्ति महसूस नहीं करेंगे। अभी आगे आप मेरे साथियों के प्रेजेंटेशंस देखेंगे। मैं सभी उद्योगपतियों से, एमएसएमई उद्यमियों से ये कहूँगा कि भरपूर निवेश करें। ये एक ऐसा टाइम है जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो एक पहली बार कॉन्क्रीट तरीके से विजन रखा है, वो तभी सफल होगा जब हर राज्य विकसित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं, मेजर काफी जो इस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, सभी लोग कंधे से कंधा मिला के विकसित मध्य प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जब ये बात की जाती है कि आज इकोनॉमी में क्या स्थिति है, तो कोई आईएमएफ बोलता है कि भारत इज अ लोन ब्राइट स्पॉट। हर जगह ये मान्य किया जाता है कि अगले 25 साल आने वाले जो हैं वो भारत के साल हैं। हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है और इसलिए लोग कहते हैं कि कोई यदि दुनिया में इस समय देश है तो कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया, और विद इन इंडिया कम एंड इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश। यदि आप ये अपॉर्चुनिटी लूज करेंगे तो यू विल बी अ बिग लूजर। मेरा आप सभी से है, इस रीजनल जो हमारा कॉन्क्लेव है, इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, इसका पूरा लाभ उठाइए। हमारे सारे अधिकारी यहाँ पे हैं। एज हेड ऑफ प्रशासनिक मुखिया मैं आपको ये एश्योर कर सकता हूँ कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को कभी ये नहीं पाएंगे कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही। सुन के आपके साथ हमेशा बातचीत करने को, आपकी समस्या का यदि कोई आती है, आपको सपोर्ट करने का हर तरीके से तैयार है। डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, कम एंड बी पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश ग्रोथ स्टोरी, बी पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक लघु फिल्म जो न रीवा की औद्योगिक क्षमता को उजागर करती है बल्कि उन फायदों को भी उजागर करती है जो मध्य प्रदेश को निवेश और विकास के लिए प्रमुख बनाते हैं। मजबूत बुनियाद होने के कारण व्यापार अनुकूल नीतियों से लेकर एक संपन्न प्रतिभा पुल तक एडवांटेज मध्य प्रदेश सतत और सामवेशी विकास के मॉडल के रूप में खड़ा है। इसका विवरण आइए देखते हैं एक वीडियो के द्वारा। मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारी टेक्निकल टीम से, कृपया उस वीडियो को प्ले करें। धन्यवाद। India, on track to become the world's third largest economy, with GDP crossing $5 trillion under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, aspires to reach its goal of becoming a $30 trillion economy by 2047. The state of Madhya Pradesh has taken a lead in fulfilling his bold vision of Viksit Bharat by 2047, while also accomplishing Chief Minister's vision of Viksit Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is home to over 112 industrial zones, 7 smart cities and 14 proposed greenfield industrial areas. The state has a well-developed multimodal transportation system, including a robust road network of more than 5 lakh plus kilometers and enhanced air connectivity with 5 major airports at Bhopal, Gwalior, Indore, Khajuraho and Jabalpur, making it future ready. With a strong focus on education and skill development, Madhya Pradesh offers a well-equipped talent pool that serves as a major driver of growth in the region. Madhya Pradesh offers an ecosystem where businesses thrive, where the presence of investor-friendly policies, single window clearances and transparent governance make it an ideal investment destination. These efforts aim to create employment opportunities, enhance quality of life, and significantly contribute to India's economic growth, aligning with the vision of Viksit Bharat, Viksit Madhya Pradesh. Painting a canvas of progress and economic expansion
we are doubling our efforts with Regional Industry Conclave in Ujjain, Jabalpur, Gwalior, Sagar and Rewa. That's Madhya Pradesh, the future-ready state. Be a part of shaping the future. Invest in Madhya Pradesh and unlock endless possibilities. Join us at the Invest Madhya Pradesh Global Investors Summit in February at Bhopal. धन्यवाद। और पांचवे के बाद छठा एयरपोर्ट भी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की उपस्थिति में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों रीवा के एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ। और माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष यानी ईयर ऑफ इंडस्ट्री घोषित किया है। उनके नेतृत्व और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न रणनीतियों और योजनाओं के माध्यम से एक सकारात्मक वातावरण तैयार किया गया है, जिसमें निवेश का जो है सौदा वो बहुत फायदे का सौदा हो सके। इसी कड़ी में आज विभिन्न प्रेजेंटेशंस आपको देखने मिलेंगे, जिस कड़ी में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहती हूं श्री राघवेंद्र कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आप मध्य प्रदेश की निवेश नीति और निवेश संभावनाओं पर अपना प्रेजेंटेशन देंगे और उनके प्रेजेंटेशन के पहले एक छोटी सी वीडियो फिल्म आप सभी के समक्ष प्रस्तुत। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कार्यक्रम में उपस्थित श्री राजेंद्र शुक्ल जी उप मुख्यमंत्री महोदय, श्री प्रहलाद सिंह पटेल साहब मंत्री महोदय, श्री चैतन्य काश्यप साहब मंत्री महोदय, श्रीमती प्रतिमा बागरी मैडम राज्य मंत्री महोदय, श्रीमती राधा सिंह मैडम राज्य मंत्री महोदय, श्री जनार्दन मिश्र जी सांसद, श्री गणेश सिंह जी सांसद, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी सांसद, श्री अनुराग जैन साहब मुख्य सचिव महोदय, मंच पर उपस्थित आचार्य बालकृष्ण जी सीईओ पतंजलि, श्री पुनीत डालमिया जी सीएमडी डालमिया ग्रुप, श्री भीम सिंह कचौड़ जी दानी ग्रुप, एचके त्रिपाठी जी प्रेसिडेंट रिलायंस बायो एनर्जी, श्री मधुसूदन कोंडा डायरेक्टर सिद्धार्थ इंफ्रोटेक, श्री जितेंद्र मलिक डायरेक्टर एनसीएल, श्री प्रभात सिंह ईडी गोपालदास, श्री नरेश गोयल सीएमडी रामा ग्रुप, श्री राजीव खन्ना प्रेसिडेंट उद्योग विहार एसोसिएशन रीवा, श्री राजेंद्र काबरा सीईओ अल्ट्राटेक सीमेंट। मंच पर उपस्थित हमारे अन्य सम्माननीय अतिथिगण और इस हॉल में उपस्थित रीवा के इस वाइब्रेंट विंध्या रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आप सभी का स्वागत है। विंध्य की धरती जो सफेद शेरों के लिए विश्व विख्यात है, प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात है। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने चचाई जलप्रपात का विवरण मध्य प्रदेश की पाठ्यक्रम में किया था। वैसे जलप्रपात बहुत ही केवटी, बिलौही और पूर्वा में बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात है। यहाँ पे सिंगरौली को भारतवर्ष का कोल कैपिटल और पावर कैपिटल दोनों एक साथ कह सकते हैं, और रीवा सतना कटनी क्षेत्र को इंडिया का सीमेंट कैपिटल हम कह सकते हैं। विंध्य की धरती, ये धरती जो भगवान श्री राम के कथानक में चित्रकूट से जुड़ी हुई है। शारदा माता का मैहर में मंदिर है। शास्त्रीय संगीत में विश्व प्रसिद्ध मैहर घराने का संगीत यहाँ का लोकप्रिय है। इसी धरती से विश्व प्रसिद्ध संगीत विशेषज्ञ तानसेन और परम ज्ञानी बीरबल यहाँ से, जिन्होंने उनकी कर्मभूमि रही और उन्होंने अपनी प्रतिभा का यहाँ प्रदर्शन किया। सबसे आखिरी में मैं कहना चाहूँगा कि अदब और लिहाज से मिश्री जैसी, शहद जैसी मीठी हमारे बघेलखंड की बोली है। मैं पूरे बघेलखंड की तरफ से, चूंकि यहाँ का मैं मूल निवासी हूँ, यहाँ पे इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश भारत का दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है।
दूसरी बात जो मध्य प्रदेश को और प्रदेशों से अलग करती है कि पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की कुल क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये करीब 1.5 है और भारतवर्ष की तुलना अगर करें जो पूरा वन क्षेत्र है भारतवर्ष में उसका करीब करीब 8वां हिस्सा 12-12.5% हिस्सा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसर है और जो ताकत हमारे मध्य प्रदेश के किसानों ने और जो मध्य प्रदेश की सरकार ने दिखाया है तो पंजाब और हरियाणा को भी जैसे कहते हैं कि रन फॉर देयर मनी उनके बिल्कुल कांटे की टक्कर पंजाब से फूड ग्रेन प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन सभी तरफ है। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कहना कि जिस तरह के प्रयास एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हुए हैं 7 कृषि कर्मण अवार्ड ऐसे ही नहीं मिलते। काफी मेहनत मध्य प्रदेश के कृषकों ने की है, मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश की इस बात को कह के गौरव का अनुभव करता हूँ। मध्य प्रदेश देखें कि हमारा प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों के से भरपूर है। कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, डायमंड इन सभी में पूरे देश भर में प्रोडक्शन में फर्स्ट हैं। मध्य प्रदेश स्वच्छता की दृष्टि से भी पूरे देश भर में विख्यात है। दूसरे नंबर का सबसे स्वच्छ स्टेट है, सबसे स्वच्छ कैपिटल भोपाल है और लगातार 6 बार अवार्ड जीतने वाला स्वच्छता का शहर इंदौर है। 5वीं सबसे बड़ी मैं कहूँगा कि कंज्यूमर मार्केट के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश है। अगर मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अभी जैसे माननीय मुख्य सचिव महोदय ने कहा कि हमारे यहाँ सिस्टम बहुत ही जबरदस्त ढंग से डेवलप हुआ। विशेष तौर पे उन्होंने जैसे एनर्जी सप्लाई की बात की तो मध्य प्रदेश एक पावर सरप्लस स्टेट है और 31 गीगावाट की एनर्जी मध्य प्रदेश प्रोड्यूस करता है। इसी के साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 1/5 रिन्यूएबल एनर्जी से हमारी आती है। इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई के केस में अगर देखें तो हम 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर से ज्यादा की वाटर सप्लाई इंडस्ट्रीज को उनके दरवाजे पे हम देते हैं। हमारे पास GIS इनेबल्ड रियल टाइम ऑनलाइन लैंड बैंक की इंफॉर्मेशन है। 4 बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दिल्ली नागपुर, अमृतसर कोलकाता ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और एक प्रपोज वाराणसी मुंबई जिसका सबसे ज्यादा लाभ मध्य प्रदेश को मिलना है। ये यहाँ से मध्य प्रदेश से होकर गुजरते उनके इन्वेस्टमेंट पर रीजन यहाँ पे हैं। 6 इनलैंड कंटेनर डिपो हैं और अभी 2 दिवस पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग की थी इसके विषय में और आप लोगों की जो बातें हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से उन्होंने घोषणा भी की थी कि सकारात्मक ढंग से इस पर विचार होगा। बहुत ही शानदार हमारे यहाँ रोड नेटवर्क है 5 लाख किलोमीटर से ऊपर का। और ये प्रेजेंटेशन स्लाइड जो मैं पिछली बार सागर में दिखा रहा था तो मुझे ये कहना पड़ा था कि 5 एयरपोर्ट यहाँ पे हैं कनेक्टिविटी के लिए। मुझे खुशी है कि इसी यात्रा के बीच में 6वां एयरपोर्ट भी रीवा में शुरू हो गया है। इन्वेस्टर्स मध्य प्रदेश को क्यों चुने इसके लिए स्लाइड में आप देखेंगे कि करीब करीब 1.25 लाख एकड़ से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र हमारे यहाँ उपलब्ध है दिए जाने के लिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसकी वजह से हमारी लागत कम लगती है और हमारे इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न ज़्यादा होता है वो हमारे यहाँ बहुत ही कम है जिसकी वजह से आपको यू कैन गेट हायर रेट ऑफ रिटर्न्स। ऑटोमेटिक लैंड यूज चेंज और फेसलेस म्यूटेशन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे भारत में पहली बार मध्य प्रदेश में साइबर तहसील की अवधारणा को यहाँ पे नया उन्होंने जन्म दिया और नई चीज यहाँ पे शुरू हुई। और अब नामांतरण ऐसे आसानी से एक बार आप रजिस्ट्री करते हैं तो ऑटोमेटिक वो नामांतरण की प्रक्रिया में जाके और बिना किसी बाधा के फेसलेस नामांतरण की कार्रवाई हम कर सकते हैं। मैंने जैसा पहले भी बताया था कि कॉपर, मैग्नीज, डायमंड और दूसरे क्षेत्रों में हम मिनरल्स हमारे यहाँ बहुत शानदार हैं। ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है हमारे यहाँ जिसमें से अगर 100 करोड़ से ऊपर का अगर आपका निवेश है तो आपको कस्टमाइज पैकेज भी हम अपनी पॉलिसी के तहत दे सकते हैं। भारत सरकार में माननीय मुख्य सचिव महोदय काफी लंबे समय तक रहे हैं और भारत सरकार के आशीर्वाद से, राज्य सरकार के प्रयासों से हमने ये 7 ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं। मेडिकल डिवाइसेस पार्क विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में, PM मित्रा पार्क धार में, पावर और रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट का नर्मदापुरम में, मेगा लेदर फुटवेयर एक्सेसरीज का पार्क मुरैना में, प्लास्टिक पार्क तमोट और बिलोवा में और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पीथमपुर धार में भारत सरकार के सहयोग से हम प्रोजेक्ट को कर रहे हैं।
मध्य प्रदेश में इस बात का इल्म हम सभी को है कि जब तक हमारी एजुकेशन के सिस्टम और जब तक हमारा टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, इसके ऊपर जब तक हम लगातार फोकस नहीं रखेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तो हम मध्य प्रदेश को आगे निवेश आकर्षित करने में काफ़ी कठिनाइयाँ होंगी। और मुझे ये कहते हुए खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो पूर्व में हायर एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में रहे हैं, उनके प्रयासों से पूरे भारतवर्ष में दूसरे नंबर पे हैं। 55 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज मध्य प्रदेश में हैं और उनके प्रयासों से अगर आपको मैं और अगर उल्लिखित करूं तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो मध्य प्रदेश का जो राष्ट्रीय औसत है उससे भी ऊपर गया है। तो काफी जबरदस्त है। यहाँ पे RR कैट है, इंदौर में एम्प्री है, भोपाल में रेयर अर्थ का, भोपाल में IIT IIM इंदौर में और मैनिक भोपाल में है। ग्लोबल स्किल पार्क एक शानदार संस्था भोपाल में क्रिएट की गई है। मध्य प्रदेश की जो पॉलिसी है वो निहायत शानदार, समझ में आ सकने योग्य और बहुत ही अट्रैक्टिव है। और मुझे यह कहने में कतई संकोच नहीं कि कुछ एक सेक्टर्स में हमारी पॉलिसी पूरे भारतवर्ष में सर्वोत्कृष्ट है। हमारी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पर जो असिस्टेंस है वो 40% तक प्लांट और मशीनरी के प्रोपोर्शन में मिल सकती है। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारे किसी सेक्टर में ज़्यादा हो रहा है तो हम 1.5 गुना तक हम उस सब्सिडी को और बढ़ा सकते हैं। अगर हम निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं तो 1.2 गुना तक उसे और बढ़ा सकते हैं। और अगर आपका निवेश हमारी प्रायोरिटी एरिया जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी कम हुआ, अगर वहाँ जा रहा है तो हमें उसको 1.2 का 1 गुना और आपको हम दे सकते हैं। हम आपको ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन असिस्टेंस देते हैं, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस देते हैं, पावर वाटर और अप्रोच रोड के लिए। पावर टैरिफ में हम आपको रिबेट देते हैं 1 रुपए का। पेटेंटिंग के जो आपके चार्जेज हैं उसको रिइंबर्स करते हैं। और जैसा मैंने कहा था कि अगर कस्टमाइज पैकेज अगर मेगा स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट है तो आपको कस्टमाइज आपकी सुविधा के हिसाब से भी पैकेजिंग हम दे सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पे हमारा फोकस है मध्य प्रदेश का, उसमें 50% की अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी हम मुहैया कराते हैं। मंडी टैक्स का एग्जेम्पशन हम आपको 5 साल का देते हैं। टेक्सटाइल और गारमेंट्स में तो हम एक कदम और आगे बढ़े हैं, हम आपको वहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन का लाभ देते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का हम आपको बहुत बड़ा इंसेंटिव देते हैं, 5,000 रुपये अगर गारमेंटिंग सेक्टर में है तो 5,000 रुपये प्रति माह ट्रेनिंग के इंसेंटिव्स वहाँ पे हैं। और मध्य प्रदेश में स्टेट स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के नाम से एक बहुत ही जबरदस्त स्कीम भी लागू की है। मध्य प्रदेश जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन में ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे उस ग्रॉस वैल्यू एडिशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, उन सेक्टर्स के भी बड़ा अच्छा काम किया है। क्योंकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब ITS यहाँ पे हैं, पर मैं केवल इतना बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में ITS, ESDM, डेटा सेंटर, IT पार्क इनसे जुड़ी हुई पॉलिसी है। और रिन्यूएबल एनर्जी के SC साहब भी, एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के SC साहब भी हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी के भी यहाँ पे बड़ी शानदार पॉलिसी है। और इन सभी में आप देखेंगे कि कैपिटल सब्सिडी, एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी, पावर सब्सिडी, इंटरेस्ट की सब्सिडी, कंसेशनल रेट पे गवर्नमेंट लैंड स्टैम्प ड्यूटी का रीइंबर्समेंट, एनर्जी डेवलपमेंट सेस और एनर्जी ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर वेवर्स, बिलिंग चार्जेस के ऊपर वेवर, काफ़ी अलग अलग तरह की यहाँ पे इसमें सुविधाएं दी गई हैं। मध्य प्रदेश की अगर श्रम की बात करें, लेबर डायनेमिक्स की बात करें, तो मध्य प्रदेश में करीब 43% जनसंख्या हमारी वर्किंग एज की कैटेगरी में है। मध्य प्रदेश पूरे देश का पहला ऐसा राज्य है जो लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम को जिसने लागू किया। मुझे कहते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव है कि मध्य प्रदेश में 0 मैन डेज लॉस हैं। हमारे यहाँ श्रमिक दिवस बिल्कुल क्षति नहीं होती और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट है हमारी बहनों के लिए, नारियों के लिए। फीमेल वर्कर्स कैन वर्क 24/7 365 डेज, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये भी कोशिश की है कि श्रम विभाग में हमारे जो मल्टीपल रजिस्टर्स, इंस्पेक्शन और डिफरेंट तरह के सिस्टम्स हैं उन सबको खत्म करके अब 16 रजिस्टर की जगह केवल 1 रजिस्टर आपको रखना है। तो मध्य प्रदेश ये सुविधाएं देने वाला देश का उत्कृष्टतम राज्य है।
मध्य प्रदेश, जैसा भी माननीय मुख्य सचिव महोदय ने कहा कि अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर नहीं है तो फिर राज्य में बहुत मुश्किल है काम करना। मैं इन्वेस्टर्स को कहना चाहूंगा कि हमने बहुत सारी इसके बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। हम कुछ सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज को एग्जेम्पशन देते हैं कि वहां पे इंस्पेक्शन और इस तरह की चीजें ना हो, 3 साल का एग्जेम्पशन उसमें रहता है। फिर उसके बाद से हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कंप्लायंस बर्डन वगैरह कम करने की कोशिश करते हैं। करीब करीब हमने ऐसी डीक्रिमिनलाइज कर रखी हैं प्रोविजंस को, 67 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया है, कंप्लायंसेस घटाए हैं, लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम की मैंने बात की है, और इन्वेस्ट पोर्टल के थ्रू हम काम करते हैं। स्टार्ट योर बिजनेस 30 डेज का कंसेप्ट हमने मध्य प्रदेश में लागू किया है, और बहुत सारी सर्विसेज को डीम्ड अप्रूवल और इन सब के माध्यम से बहुत शीघ्रातिशीघ्र करने की हम कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश की जो इंडस्ट्री की अभी तक की जर्नी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में, और यह बात आपको जानकर खुशी होगी कि उद्योग विभाग का प्रभार भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का है, और उनके ही मार्गदर्शन में, उनके ही निर्देशों पे हमने 4 इंडस्ट्री के इंटरैक्टिव सेशंस किए हैं, मुंबई में, कोयम्बटूर में, बेंगलुरु में, कोलकाता में, और ये 4 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर और सागर में। आज 5वें कार्यक्रम में हम रीवा में हैं। इन कार्यक्रमों में हमें 119 प्रपोजल मिले जो वेरियस लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे थे। 2,35,000 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आज उसमें और अभिवृद्धि होनी है। 850 हमने इंडस्ट्रियल लैंड के लोकेशंस इस बीच में थे जिनके लेटर्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। 2254 एकड़ लैंड हम लोगों ने अलॉट की, और 174 वर्चुअल इनॉग्रेल्स और भूमि पूजन के कार्यक्रम इन कार्यक्रमों के तहत किए गए। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में माइनिंग का कॉन्क्लेव और टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भोपाल में किया गया था। रीवा डिवीजन की अगर हाईलाइट्स की बात करूं तो जैसा मैंने बताया था कि नेचुरल रिसोर्सेज में हम बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ पे है लाइमस्टोन, बॉक्साइट, सिलिका सैंड, लेटराइट, गोल्ड, कोल, ये सारा कुछ कोल बेड मिथेन इस सब एरिया में है। डाइवर्स सेक्टर्स में हमारे पास साधन है कि जिसमें कि नए निवेश आ सके, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, रिन्यूएबल एनर्जी में, फूड प्रोसेसिंग में, और चित्रकूट और मैहर जैसा मैंने बताया कि बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक हमारे स्थल हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी रीवा में विशेष तौर पर संभावनाएं हैं और उनके एक्सपोर्ट्स भी हुए हैं। रीवा बैम्बू के लिए, सिंगरौली कोदो कुटकी के लिए, सतना टमाटर के लिए, सीधी कारपेट के लिए, मऊगंज और मैहर में भी नई संभावनाओं की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है। हम देखें तो यहाँ रीवा में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काफ़ी बड़ी संभावनाएं हैं। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट 750 मेगावाट का है जो दिल्ली की मेट्रो को भी यहाँ से पावर सप्लाई उसको होती है। थर्मल पावर में देखें तो हमारे यहाँ एनटीपीसी का 4,760 मेगावाट का, शासन पावर 3,960 मेगावाट का, जेपी निगरी का 1,320 मेगावाट का, महान 1,200 मेगावाट का, बहुत बड़े बड़े पावर के हमारे थर्मल पावर के प्रोजेक्ट्स हैं। सिंगरौली में सीमेंट के इसी तरह से 32 मिलियन टन पर एनम का हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग है। रीवा के एयरपोर्ट की मैंने बात कर ली, और एक नया आईटी पार्क भी यहाँ 50,000 स्क्वायर फीट में रीवा में हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री जी इनॉग्रेशन करेंगे। और इन्हीं सब कारणों से मैं इन कंपनियों के नाम नहीं लूंगा, हुज हु हिंदुस्तान के यहाँ पे रिलायंस, अदानीज, एनटीपीसी, जयप्रकाश इंडस्ट्री, सभी कंपनी, बिरला सीमेंट, अल्ट्राटेक सभी यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें अपॉर्चुनिटीज जैसा मैंने बताया, सीमेंट, थर्मल पावर में, कोर एस्बेस्टस सीमेंट में, सिरेमिक्स में, टाइल्स में, स्टोन कटिंग पॉलिशिंग में, हाइड्रेटेड लाइम में, रिफ्रैक्टर्स में, ऑप्टिकल केबल्स में, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, फूड प्रोसेसिंग, संभावनाएं अनंत हैं इस क्षेत्र के लिए। मैं यही चीज़ आपको कहना चाहूँगा। इसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, पर हमारे पास डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरियाज रीवा, सिंगरौली, मैहर और सतना में है, और नए भी एरिया हमने आइडेंटिफाई किए हैं करीब 1200 हेक्टेयर से ज़्यादा, जो हम आपको भविष्य में काम आएंगे। मैं आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कभी एक जगह कहा था भारतवर्ष के लिए, और उन्होंने कहा था यही समय है, सही समय है। और मैं सारे निवेशकों को कहना चाहूँगा, रीवा की इस धरती पर खड़े रह के, विंध्य की धरती पर इस खड़े रह के, यही जगह है, सही जगह है, निवेश करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और मध्य प्रदेश की निवेश नीति और निवेश संभावनाओं पर इस विस्तृत प्रस्तुति के बाद अब मैं आमंत्रित करती हूं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अवसरों पर प्रस्तुति के लिए श्री मनु श्रीवास्तव जी।
अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग को कृपया करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिए श्री मनु श्रीवास्तव जी का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय कश्यप जी, माननीय बागरी जी, माननीय राधा सिंह जी मैडम, माननीय जायसवाल साहब, माननीय सांसद महोदय, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, हमारे बीच हमारे साथ आए हुए सभी उद्योगपति बंधु, रीवा क्षेत्र के, रीवा संभाग के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, इससे पहले पीएस इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो तमाम सुविधाएं मध्य प्रदेश द्वारा दी जा रही हैं उसका उल्लेख कर चुके हैं। उसमें वे यही बता चुके हैं कि ऊर्जा की सुलभ उपलब्धता है मध्य प्रदेश में। मुख्य सचिव महोदय ने भी इसके बारे में बात की। मैं जो मुझे पास कुछ समय है वह सिर्फ नवकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा के क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटीज हैं, एनर्जी एक इनपुट है इन इंडस्ट्री में, साथ ही साथ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट का फील्ड है। मेरे जो भी मैं आपसे बात करूंगा सिर्फ वो ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट की तमाम पॉसिबिलिटीज हैं। विशेष तौर पे जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिन्यूएबल एनर्जी पे जो जोर दिया है, जो ग्लासगो में उन्होंने 500 गीगावाट का लक्ष्य जो देश के लिए रखा है, उसकी वजह से हमारे देश में, हमारे प्रदेश में जो संभावनाएं हैं, पिछले 12 साल में हमारे राज्य में नवकरणीय ऊर्जा करीब 12 गुना बढ़ा है। जहां हम 500 मेगावाट से भी कम थे 2012 में, आज की तारीख में हम करीब 6,500 मेगावाट में हैं। पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है जो आप अब देखेंगे कि हमारे आगे आने वाले सालों में कितना ज्यादा महत्वाकांक्षा कितनी ज्यादा है, हमारा एम्बिशन कितनी ज्यादा है। जहां हम इस समय करीब 6,500 मेगावाट पे हैं, पर हमारा लक्ष्य है कि अगले 2035 तक भारत सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर यह तय किया है कि उनका रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट कितना बढ़ेगा, और यह बढ़ के करीब 55,000 मेगावाट तक होगा। जिसमें विशेष तौर पे अगर आप सोलर एनर्जी का देखें तो सोलर एनर्जी अपने आप में जो है करीब 35,000 मेगावाट का होगा। तो ये सारी संभावनाएं जो और सारे प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश में लग रहे हैं, ये सारी इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर्स के लिए हैं। ये प्रोजेक्ट्स हम लगा चुके हैं पिछले कुछ सालों में। मंदसौर का 250 मेगावाट का, क्योंकि हम लोग रीवा में हैं, बहुत ही खुशी है मुझे बताते हुए कि जो हमारे राज्य का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और जिसे देश भर में ख्याति प्राप्त है, वो 750 मेगावाट का वो रीवा में है, जिसके लगवाने में आदरणीय शुक्ला जी ने बहुत बड़ा भूमिका अदा की थी, जगह को चुनने में, प्रोजेक्ट को गाइड करने में। यह प्रोजेक्ट पहला प्रोजेक्ट है देश का जिसने कोयले की बिजली से कम बिजली पे उपलब्ध कराई। इस बिजली से दिल्ली मेट्रो भी चल रहा है। यह मध्य प्रदेश के लिए, रीवा के लिए फक्र की बात है। इसके बाद इसी तर्ज पे हमने कुछ और प्रोजेक्ट्स हमारे बंच लग चुके हैं। आगर 550 मेगावाट का, नीमच 330 मेगावाट का। जिस प्रकार से रीवा में दिल्ली मेट्रो को बिजली दी जा रही थी, आगर और नीमच से इंडियन रेलवेज को बिजली दी जा रही है, और इंडियन रेलवेज इस बिजली से 7 राज्यों में बिजली चला रहा है। तो हमारे आगर और नीमच के लगे हुए प्रोजेक्ट से 7 राज्यों में ट्रेन चल रही है। ये कुछ और प्रोजेक्ट हैं जो अगले कुछ महीने में पूरे हो रहे हैं, शाहजहांपुर के और ओंकारेश्वर के। बट यहां हमारी जो यात्रा है वो समाप्त नहीं हो रही है। हमारी यात्रा, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, बहुत आगे जा रही है। एक प्रोजेक्ट हमारा एकदम तैयार है नीमच में 170 मेगावाट का। उसकी बिड की लास्ट तारीख, आखिरी तारीख जो है इस महीने के आखिर में है, 29 अक्टूबर में है। ये ट्रेन राज्य के अलावा भारतीय रेलवेज को बिजली उपलब्ध कराएगा। इसमें पूरी जमीन, इसमें सारी सुविधाएं हम लोग डेवलपर्स को दे रहे हैं। पूरी लैंड, जमीन जो है हम लोगों ने आइडेंटिफाई की हुई है, हमारे पास है। इसका इवैक्यूएशन की तैयारी हो चुकी है। जो एग्रीमेंट साइन किए जाने हैं वो तैयार हैं। रोड, पानी की सुविधाएं, सब कुछ उपलब्ध हैं। 12 महीने का समय दिया जा रहा है और इसकी आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। जो भी इन्वेस्टर्स यहां पे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इसमें शामिल हों और इस हमारी जो सोलर यात्रा है उसके भागीदार बने। एक और प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं मुरैना में, जिसमें हम सोलर और स्टोरेज को मिला के एक बहुत बड़ा सोलर स्टोरेज प्रोजेक्ट बना रहे हैं। आज तक देश में 2 तरह के प्रोजेक्ट्स हुए हैं, सोलर प्लस स्टोरेज प्रोजेक्ट और एक कहा जाता है स्टोरेज एज ए सर्विस प्रोजेक्ट। ये
एक बड़ा दिलचस्प प्रोजेक्ट है, पहला इनोवेशन है देश में जिसमें दोनों को मिलाकर प्रोजेक्ट एक बन रहा है। इसमें सारी बिजली मध्य प्रदेश लेगा। भारत सरकार ने इसको अप्रूवल दिया है इस प्रोजेक्ट को। आईएफसी इसका ट्रांजैक्शन एडवाइजर है। एडीबी इसके लिए लोन उपलब्ध करा रहा है। बहुत ही ब्रीफली मैं बताऊंगा प्रोजेक्ट के बारे में। दिन में जब सूरज निकलता है तब सोलर पैनल जो हैं वो बैटरी को चार्ज करेंगे और शेष बिजली ग्रिड को उपलब्ध कराएंगे। उस समय ये सोलर स्टोरेज प्रोजेक्ट के तौर पे काम करेगा। और उसके बाद जब रात हो जाएगी तो हम बिजली सप्लाई करेंगे बैटरी को और उससे हमें सुबह के समय बिजली मिलेगी। तो दो अलग अलग तरह से काम करेगा। एक शुरुआत में सोलर प्लस स्टोरेज प्रोजेक्ट और बाद में स्टोरेज एज सर्विस प्रोजेक्ट। इसके बाद एक दूसरा प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बड़ी भूमिका रही है और उनका मार्गदर्शन पूरे इस प्रोजेक्ट में रहा है। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने जब तथ्य रखा कि हमारी पूरे साल एनर्जी की रिक्वायरमेंट बराबर नहीं रहती, अक्टूबर और मार्च में ज्यादा रहती है, शुरुआती जो 6 महीने हैं अप्रैल से सितंबर के, उस दरमियान से पूछा कि बाकी अन्य राज्यों में क्या स्थिति हमसे पूरी तरह से भिन्न है। दर्शन दिया कि हम लोग मिलकर क्यों नहीं काम करते और अब हम लोग ऐसा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जो यूपी और एमपी 7 प्रोजेक्ट लगाएंगे। प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में लगेगा, 6 महीने बिजली मध्य प्रदेश लेगा और बाकी 6 महीने बिजली उत्तर प्रदेश लेगा। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन और उनका ही आइडिया था जिसे हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एडीबी इसमें लोन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि इसमें हम लोग आईएसटीएस जो नेशनल ग्रिड है उसमें बिजली इंजेक्ट करेंगे। 6 महीने बिजली यूपी में जाएगी, 6 महीने बिजली मध्य प्रदेश में आएगी। हम तमाम जगह हम लोगों ने जमीन आइडेंटिफाई की है। आगर और धार में, अशोकनगर, भिंड, शिवपुरी, सागर, सतना, हम लोग जो काम कर रहे हैं और बाकी राज्यों में काम कर रहे हैं उसमें एक फर्क यह है कि बाकी राज्यों में आमतौर पे ये व्यवस्था रहती है कि जमीन उपलब्ध करा दी जाती है डेवलपर को और फिर उसकी जिम्मेदारी है जमीन डेवलप करे, ये ढूंढे कि इसको बिजली बेचे वगैरह। हमारे यहाँ पूरी जिम्मेदारी हम लोग उठाते हैं। हम लोग जमीन आइडेंटिफाई करते हैं, हम वह ढूंढते हैं कि आपसे बिजली खरीदेगा कौन। हम प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स डेवलप करते हैं। आपको बस हम जो प्लग एंड प्ले का जो परफेक्ट मॉडल है वो हम लोग लागू करते हैं। हमारी पूरी व्यवस्था है जमीन की, इवैक्यूएशन की। आपको सिर्फ पैनल लगाने हैं और आपको बिजली इंजेक्ट करनी है। जिसको बिजली बेचेंगी वो भी हम लोग तय कर रखे हैं। इस रीवा प्रोजेक्ट में, रीवा प्रोजेक्ट की बिडिंग के समय तय था कि दिल्ली मेट्रो और भारतीय और मध्य प्रदेश सरकार बिजली खरीदेगी। जब आगर, शाजापुर, नीमच हमने बिड किया तो ये शुरू में स्पष्ट था कि मध्य प्रदेश सरकार और भारतीय रेल बिजली खरीदेगी। तो हमारा जो मॉडल है वो बाकी सब राज्यों से अलग रहा है और उसी के कारण हमें न्यूनतम दरें सोलर की प्राप्त होती पिछले अनेक सालों से प्राप्त हो रही हैं। इसके अलावा हम विंड में भी कुछ प्रोजेक्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आगर, धार, मंदसौर, रतलाम जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है उसमें विंड की स्पीड बेहतर रहती है और उसमें विंड के प्रोजेक्ट्स बेहतर लग सकते हैं। ये प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो बड़े इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते थे, बट अब हम लोग एक बहुत बड़े लेवल पे ऐसे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं जो छोटे इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करेंगे। तो एक कुसुम ए प्रोजेक्ट है जिसमें एक इन्वेस्टमेंट मात्र 2 मेगावाट का होता है। 2 मेगावाट का मतलब मात्र 8 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, बट एक व्यक्ति, एक कंपनी, कोई किसान, कोई कोऑपरेटिव, पंचायत भी अलग अलग जगह पे तमाम जगह लगा सकती है। इसमें हम लोग 3 रुपए 25 पैसे के फिक्स्ड रेट पर हम लोग बिजली खरीदेंगे। आपको किसी सबस्टेशन पे, जो भी आपके ग्रामीण क्षेत्र में 33/11 केवी का सबस्टेशन हो, वहां पे आपको बिजली इंजेक्ट करनी है। तो ये ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि जो एमएसएमई है, कोई बड़े किसान हैं, इवन पंचायत है, कोऑपरेटिव है, वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकती है। जो एमएसएमई है, और ये प्रोजेक्ट्स पूरे राज्य में लगेंगे। ऐसा नहीं कि किसी इसे रीवा में एक जगह 750 मेगावाट का लगा हुआ है। ये 2-2 मेगावाट के प्रोजेक्ट, इसमें मात्र 4 हेक्टेयर की जमीन लगेगी इसमें, मान लीजिए। ये प्रोजेक्ट जो है 10 एकड़ करीब मान लें, पूरे राज्य में एक सबस्टेशन जहां पे आप जमीन चाहें आप आइडेंटिफाई करें वहां प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। इसी प्रकार का एक प्रोजेक्ट कुसुम सी है, वो भी हम लोग बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं। उसमें भी छोटे इन्वेस्टमेंट्स ही होंगे, 2 से लेके 5 या 8 मेगावाट तक का इन्वेस्टमेंट होगा। 5 मेगावाट का मतलब ये हुआ करीबन आपका 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इसमें 30% सब्सिडी भारत सरकार से मिल रही है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले हैं। इसमें भी कोई एमएसएमई, छोटी इंडस्ट्री, कोई किसान, पंचायत वगैरह इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक हम लोग और बहुत, इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत महत्व दिया है इस प्रोजेक्ट को। हम लोग एक सोलर पंप की बहुत बड़ी योजना लागू कर रहे हैं जिसमें
राज्य भर में जो हमारे किसान हैं उनको हमारी बिजली पर आश्रित रहने के बजाय सोलर पंप से बिजली प्राप्त कर चुकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चार्ज लेने के तत्काल बाद जो निर्णय लिए उसमें एक ये था कि हम 1 लाख सोलर पंप लगाएंगे। उस समय जब उन्होंने निर्णय लिया तब हमारे पास मात्र भारत सरकार से 4,500 पंपों का टारगेट था, बट उसके बाद से उनके मार्गदर्शन से अब हम लोगों ने भारत सरकार से टारगेट भी लिया है 52,000 और पंपों का। हम लोग उन्होंने बिड भी जारी कर दिया है और बिड अगले कुछ दिनों में पूरी हो रही है और उसके बाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश के मुताबिक पूरे राज्य में सोलर पंप लगाने की ओर प्रारंभ होंगे। सोलर पंप का हम लोग मध्य प्रदेश में लगाते रहे हैं, करीबन 21,000 सोलर पंप चल रहे हैं राज्य में, जिसमें से रीवा में हम लोगों ने देखा करीबन 1,300 पंप रीवा में भी हैं। हर जिले में यहाँ के पंप हैं, चल रहे हैं। वो उदाहरण है किस तरह सोलर पंप किसानों की समस्याओं को हल करता है, किसानों की जो इच्छाएं उसके मुताबिक ही काम कर रहा है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। इसमें भी इन्वेस्टमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटी है। यह छोटे घरों के लिए है। 3 किलोवाट तक भारत सरकार 60% सब्सिडी दे रही है, पर प्रश्न यह है कि अगर ये घर घर लगेगा तो कोई व्यक्ति लगाएगा, उसे इन्वेस्टमेंट करना है, उसे ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसके बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटीज इस योजना के तहत भी हैं। ये पूरा जो योजना है भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से चल रहा है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर इसमें लगाना चाहते हैं अपने सोलर पैनल लोग घरों पे, वो इसमें रजिस्टर करें। इसमें कोई किसी तरह का कोई टेंडर है, कुछ व्यवस्था नहीं है, वो उसमें रजिस्टर करें, डालें क्या रेट है। जो कंज्यूमर है जो लगाना चाहते हैं वो आपके जो परफॉर्मेंस देख के आपको कांटेक्ट करेंगे और आपसे पैनल लगवाएंगे। एक और एक इनोवेशन जो मध्य प्रदेश ने किया है वो ये है कि सोलर रूफटॉप लगाएं जिसमें कि कोई खर्चा आपको ना करना पड़े। इसके पीछे सोच ये है कि पूरा इन्वेस्टमेंट कोई प्राइवेट पार्टी करे और वो सिर्फ आपको बिजली बेचे। तो इसमें जो जीरो इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स फ्रॉम डे वन, मूविंग टुवर्ड्स नेट जीरो, ये इसका सिद्धांत है। शून्य निवेश, पहले दिन से बचत, नेट जीरो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय की जो परिकल्पना है उसकी तरफ। इसके तहत मध्य प्रदेश को सबसे न्यूनतम रेट मिला है पूरे देश में। इसके तहत हम पूरे राज्य में सरकारी बिल्डिंगें जो हैं उन पर प्रोजेक्ट लगवा रहे हैं, जिसमें ये फिर एक इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा मौका है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। इसमें हम इस बार फर्क ये ला रहे हैं कि हर जिले का टेंडर करेंगे। तो रीवा जिले की सरकारी बिल्डिंगों का एक अलग टेंडर होगा। तो जो डेवलपर है वो रीवा जिलों की सरकारी बिल्डिंगों पर पैनल लगाए अपने खर्चे से, उसको 25 साल मेंटेन करे और उसकी बिजली बेचे और सरकारी संस्थाएं उसको 25 साल तक पेमेंट करेंगी। इसी प्रकार से सतना, सीधी, सिंगरौली, हर जिले में का अलग अलग हम टेंडर कर रहे हैं। इसके पीछे सोचिए कि जो स्थानीय विकासक है, स्थानीय डेवलपर है, वो यहाँ की बिल्डिंग्स को बेहतर समझता है, वो यहाँ पर आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो यहाँ पर आसानी से मेंटेन कर सकता है और वो यहाँ से आसानी से पैसा भी अपना रिकवर कर सकता है हर महीने। तो इसमें हम लोगों ने एक नया विचार जो आया है ये है कि हर जिले का एक अलग टेंडर किया जाएगा। इसी प्रकार से जो बड़े शहर हैं उसकी जो HIG कॉलोनीज हैं उनके लिए भी हम लोग टेंडर इसी प्रकार से कर रहे हैं। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा जो ट्रेडिशनल एनर्जी क्षेत्र है वह भी बहुत बड़ा है। मध्य प्रदेश में 27,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। हम जो बिजली ट्रांसमिट करते हैं करीब करीब 80,000 MVA की कैपेसिटी है। हमारे जो कंज्यूमर्स करीब 2.25 करोड़ हैं, इनमें भी तमाम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं। हम लोग 2 नए थर्मल प्लांट्स लेके आ रहे हैं, उसमें हमने बिड निकाली हुई है, उसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे ट्रांसमिशन सेक्टर में अनेकों इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं। हम लोग अपने 132 kV, 220 kV, 400 kV सबस्टेशन लाइंस एक्सपैंड कर रहे हैं। हम लोग बैटरी स्टोरेज के प्रोजेक्ट्स अपने जेनको में भी लगा रहे हैं, ट्रांसको में भी लगा रहे हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में बहुत सारी संभावनाएं हैं, स्मार्ट मीटर में है, लॉस रिडक्शन में है, डिजिटाइजेशन में है, साइबर सिक्योरिटी में है। इस तरह की तमाम अपॉर्चुनिटीज हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में है। हमारी 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि सूर्य देवता का आशीर्वाद मध्य प्रदेश पे है। हम यही आप लोग साथ मिलकर कोशिश करें कि सूर्य देवता का आशीर्वाद हमारे ऊपर, आपके ऊपर, हमारे राज्य के ऊपर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब मैं आमंत्रित करती हूं IT, ITS और
ESDM के अवसरों पर प्रस्तुति के लिए श्री संजय दुबे जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को। आज के कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर विराजमान उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय मंत्रीगण, इंडस्ट्रियलिस्ट, चीफ सेक्रेटरी साहब, मेरे कोलीग्स, मंच के समक्ष विराजमान अतिथिगण, इंडस्ट्रियलिस्ट, गुड मॉर्निंग। अभी तक की हमारी अवधारणा ये रही है कि अगर आईटी, आईटीएस और ईएसडीएम के बारे में बात करें तो हम ये मानते हैं कि ज़्यादातर प्रगति बड़े राज्यों के बड़े शहरों से होती है, बेंगलोर, हैदराबाद, नोएडा। और जब भी आईटी और आईटीएस की बात होती है तो ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश उन सब राज्यों से बहुत पिछड़ा हुआ है। इस अवधारणा को मैं आज आपके समक्ष ध्वस्त करना चाहता हूं और ये सिद्ध करना चाहता हूं कि वास्तव में जो अगला राउंड ऑफ ग्रोथ आने वाला है आईटी, आईटीएस सेक्टर में, वो किसी बड़े शहरों से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख शहरों से आने वाला है। उसमें इंदौर है, जबलपुर है, रीवा है, भोपाल है, ग्वालियर है। और उसके लिए मैं ये बात आपको जब मेरा प्रेजेंटेशन खत्म होगा तो सिद्ध करूंगा कि वास्तव में जिस चीज की आवश्यकता आईटी और आईटीएस सेक्टर को होती है वो सब चीजें मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं। चाहे वो वाइब्रेंट टेक इकोसिस्टम हो, जिसका मतलब है टेक्निकली स्किल्ड मैन फोर्स, जो कि आज की तारीख में उपलब्ध है, और किसी भी बड़े स्थान पर जहां आईटी और आईटीएस एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज हैं वहां पर अगर सर्वे करें, और एक सर्वे हुआ है जिसमें 15% मध्य प्रदेश के निवासी ऐसे बड़े शहरों में जाकर काम कर रहे हैं, ये वहां की इकोनॉमी को ग्रोथ कर रहे हैं। जिस दिन यहां पर आईटी और आईटीएस सेक्टर एस्टैब्लिश होता है, ये सारे के सारे बच्चे, ये सारे के सारे उद्यमी हमारे साथ होंगे। हमारे पास एंटरप्रेन्योरल कल्चर है, रीवा से अच्छा एंटरप्रेन्योरल कल्चर और कुछ हो ही नहीं सकता। जिस तरह से विकास पिछले 10-15 सालों में रीवा में हुआ है, मैं यहाँ पर 1998 में लगभग 2.5-3 महीने के लिए कलेक्टर रहा हूं, और तब से और आज के इस परिप्रेक्ष्य में मैं देखता हूं कि जिस तरह से विकास हुआ है वो निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक है। गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय की नेतृत्व में वो सारी सुविधाएं दे रहा है जो किसी भी राज्य में किसी भी आईटी और आईटीएस इंडस्ट्री को नहीं दी जा रही है। बल्कि जिस तरह से आईटी और आईटीएस सेक्टर में लो कोड और नो कोड की बात होती है, उसी तरीके से हम कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, उस पर हम विचार पर काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार। अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि जो और आवश्यक वस्तु होती है वो होती है ईज ऑफ लिविंग या लिविंग इंडेक्स। आप अगर देखेंगे मध्य प्रदेश के तमाम शहर, जिसमें इंदौर, रीवा सब सम्मिलित हैं, लिवेबिलिटी के आगे बहुत आगे हैं। बड़े बड़े शहर उससे बहुत पीछे हैं। इसमें चाहे वो AQI की बात करें, चाहे पर्यावरण की बात करें, चाहे हम वनों की बात करें, ये सारी चीजों में मध्य प्रदेश अग्रणी है। और इस कारण से भी यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आकर काम करने के लिए इच्छुक हो सकता है। और अंत में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, जो रोड का नेटवर्क, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री ने भी कहा था और जो CS सर ने भी कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में पिछले कई वर्षों में हुआ है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो या सड़क हो। तो आपको लिए चलते हैं रीवा में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में, जहां पर CM डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद लगाएं आप, तालियां बजाएं जोरदार तरीके से। एसएस पिनेकल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र की रिपोर्ट, संजय हकावत जी, आवाज आ रही है? जी संजय भाई, आवाज आ रही है आपकी? जी चलिए, आप क्षेत्र दिखना बहुत है, जोरदार तालियां बजाइए। क्या इंडस्ट्री चालू कर रहे हैं आपकी? इलेक्ट्रिक बसेस का फैक्ट्री चालू कर रहे हैं। बहुत अच्छा, जोरदार तालियां। क्या इंडस्ट्री चल रहा है की? 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। हिंदी में बोलो 1600 करोड़ की। जो अभिनंदन तो माननीय है हमारे साथ बैठी वर्मा जी और उषा दीदी, जोरदार अभिनंदन आ रही उषा दीदी। एक आदमी से बात करा नीना वर्मा जी से। नमस्ते, आपको भैया बहुत अच्छा लगा है, आपसे आकर सब अच्छा लग रहा है। तो है इंडस्ट्री बात आपको मुझे है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। हम लोग क्या हर महीने आपसे बात होगी, अपनी जानकारी के लिए बता दूं कि हर महीने जो हमारी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होती है उनमें एक साथ भूमि पूजन कहने के प्रदेश भर में चल रहा है। तो ये उस कड़ी में आज हमारी उमेश सहजा जी भी जुड़े हैं। क्या उमेश जी कहाँ है? उमेश जी को बताइए के लिए।
आपकी फेक क्या हो रहा है? और सर हमारा ग्रुप के अंडर में है जो कि दुबई है, और हमें सबसे पहले मैं दिवा चाहूंगा कि आपने हमें एक मौका दिया। लोग यहाँ पर शेयर बनाने वाले हैं, जिसमें हम लोग आयुक्त बनाएंगे, लोग कोचिंग करने वाले हैं और स्टूडेंट्स के सारी रिलेटेड एक्सेसरीज हम यहाँ बनवा रहे हैं। बहुत अच्छा। कितने का इसमें? सर ये 150 रुपए जोरदार पिलाओ 150 इन्वेस्टमेंट के लिए। नरेंद्र जी भी है क्या? नमस्ते सर। नरेंद्र जरा सब पता नहीं। हम आपकी वजह के लिए यहाँ बैठे हैं। अरे नरेंद्र जी कल इंडस्ट्री आपकी पहली बार डेटा सेंटर है, ये एआई का डेटा सेंटर दुनिया का पहला डेटा सेंटर हम मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश की कंपनी है, यही का स्टार्टअप है। और आपके एमपी आईडीसी और एमपीएससीडीसी में बात हूँ, डेटा सेंटर में हमें 7 दिन में भूमि मिलने से 15 हो गया। वाह, 7 दिन में यह स्पीड जो आपकी लागत जल्दी आएगी, जल्दी प्रोडक्शन चालू होगा, जल्दी हम करेंगे। नहीं, आपकी लागत बताओ, आप इस सेक्टर में काम करो, क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? जो ले जाए बहुत अच्छा, बधाई आपको। और आगे ले जाइए। और लाल कृष्ण जी सुन रहे हैं, इनको मालूम है, कहा कि हम रेस में एक और दमिया जी मिल गए, ट्रेन से ले, आप लिस्ट बनाते रहना। बधाई आपको, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। राजू गुलाटी है उज्जैन से, एमडीएच मसाले कहाँ है? उज्जैन लगाए भाई, उज्जैन क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन। आ रही आवाज आ रही है उज्जैन से? रुद्राक्ष हमारे सांसद हुए साथ सर उज्जैन अभी कोई बात नहीं, आगे बढ़ा क्षेत्र से चलिए मैं आपको भेज देता हूँ एमडीएच के मसाले। राजीव गुलाटी जी ने हमें काम चालू किया है और डीआईसी डीएनआईसी के उदयपुर में लगभग 200 कागज से मसालों की फैक्ट्री का आज सुबह जोरदार यंत्र है। ये हमारे अपने इस सेक्टर के लिए ये इंडस्ट्रियल मिल क्या है? आवाज आ रही है मेरी? उज्जैन अगर आप सुन पा रहे हैं, पहले मेरी अपनी ओर से आपको सबको बधाई, बहुत बधाई। उम्मीद कर सकते उज्जैन आपको आभारी। चलिए संजय अग्रवाल जी, कावती बहन जी, हमारे घर के बहुत की गणना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया। मध्य प्रदेश में 8 साल लगे माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे से आज किसी का भगवान श्री कृष्ण ने किया कि सब आपके आंदोलन याद होगा, कुर्सी आंदोलन, उसमें मैंने भी भाषण देकर आपको श्री कृष्ण की उपाधि दी थी मानी, और आप माननीय मैं आपको एक जोरदार अभिनंदन करें। माननीय अनिल जी बलोड़ा जी बोल रहे हैं, ये समझ में आ गया उज्जैन वाले बोल रहे हैं, दूसरे बोलने नहीं देते। चलो बड़ा जोरदार ताली बजाएं। बहुत अच्छा। माननीय उमेश सांसद जी पास में है, आपका अभिनंदन करता हूँ। और वहाँ का खूब कि हमारी उद्योग नगरी और आर्थिक नगरी दोनों हमारे बहुत बहुत प्रणाम सर, धन्यवाद। असली हमारे मेसी विवी जोशी, कलावती बहन जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जोर ताली गुलाटी जी कौन को मिलवा दो, हाथ में दो। कहाँ गुलाटी जी? कितने की रस्सी है आपकी? 300 करोड़। इसमें कम 200 या 124 है। चलिए अरे मामूली होता हमारे क्या क्या बनाओगे आप? सर यहाँ पे धनिया, हल्दी, मिर्ची और भी मसाले। देखो 130 पर 8 घंटे बनेगा। ये इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। जोरदार को ये इसके माध्यम से हमें ये समझ में आएगा कि हमारी जहां सिंचाई की सुविधा पहुंची वहां हमको धान, मिर्ची ये पर्याप्त रूप से फसल इसके लिए उत्पाद को उत्पन्न करने के लिए इंडस्ट्री लगी। तो ये जो हमारे यहाँ परंपरागत चावल गेहूं की फसल करते हैं उसके बजाय मसालों की करें। महाराज जी 1000 करोड़ की रिबन लगाएंगे, कृष्ण जी महाराज जोरदार इनके और आप लेंगे, हमारे किसान को भला होगा। जोरदार अभिनंदन, आपका सबका स्वागत है। सिंधु सागर बहुत बहुत आभार आपका। सागर आराम से घबराओ मत, ठीक है। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? सर टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग प्राइवेट सागर से राजेश कुमार शर्मा। राजेश कुमार सर। पुलकित गुप्ता जी कहाँ गए? पुलकित जी सर वो मुंबई में इस टाइम। अच्छा, चलो बहुत अच्छा। आप क्या बनाने वाले हैं यहाँ पे? सर यहाँ पे लिकर प्लांट का पेट बोतल और बिस्लेरी की पेट बोतल। देखिए, ये हमारे अपने रीजनल कॉन्क्लेव की विशेषता है कि जहां हम एक बार कार्यक्रम करके जाते हैं, आने वाले जब अगली मीटिंग होती तब तक वहां भूमि पूजन का नौबत आ जाती। हमारा पिछले महीने सागर में किया था और ये भूमि पूजन वहां चल रहे लगातार। ये हमारे इस काम गति है और ये आप सबका विश्वास। जोरदार अभिनंदन। आपको क्या बनाने वाले हैं पुलकित जी? समझ सर वो अपना बिस्लेरी बोतल और लीकर की बोतल, पेट बोतल। जोरदार अभिनंदन करो, आपको मैं काम देता हूँ। 5 करोड़ का। विदाई जी बैठे क्या? कहाँ बैठे विदाई जी? मैं तो आपने ठीक कहा। तालपति लारिया जी, इंजीनियर लारिया जी, जोरदार अभिनंदन करो। माननीय विधायक जी हमारे यहाँ है, बहुत अच्छा। अभी 1 महीने बाद 5 हमारे इकाई में और आज भूमि जल रहा है और निश्चित तौर पर बुंदेलखंड काफी अलग ही आपका बुंदेलखंड प्रति आपका रुझान है। तो बाकी रहना भी चाहिए, बुंदेलखंड में आवश्यकता भी है। ये प्रदेश में सुन रहे मैं ताली महाकली बोलता हूँ, बोलो ये वाले नाराज है, मेरे को सबसे प्रोत्साहन देना। ये खुल रही है इसमें।
मैं आपको बता दे रहा हूँ, जोरदार तरीके ताली बजाओ। यह 4 मिनट की है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हमारे संगीता राजपूत जी की तरफ से बोलेंगे। जी जी आप क्या बोले? जोरदार ताली बजाओ, आपके बहुत अभिनंदन। ऐश्वर्य पाठक कहाँ पे? ऐश्वर्य पाठक जी, ऐश्वर्य जी आप क्या कर जोरदार आपके लिए जोरदार अभिनंदन करो। आप बहुत बहुत बधाई। ये फूड प्रोसेसिंग के नाम आसाटी जी बैठे क्या? आनंद जी, ये कोई आएगा द्वारा ट्रेडर्स से? चलो है तो सही है, लेकिन कोई बात नहीं। ये श्रीमती शिवानी जैन, इनकी तरफ से कोई है क्या? अच्छा, बहन को अभिनंदन दो। हमारी बहन है। नमस्कार, काहे की सुनने वाली आपकी जोरदार अभिनंदन करो। हमारी बहन की नई शुरुआत हुई है। एक बार आपके साथ स्वागत कर रहा है, जोरदार ताली बजा करके सागर के अभी अभिनंदन करता हूँ और कहता हूँ अगली मीटिंग हमारी जब शहडोल में होगी, अर्थपुर में, कहाँ की कौन सी नगर में, तो फिर आप और बच्चे आशीर्वाद देंगे। आपकी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। सर प्रोग्राम यहीं पे है सर, अगर मेरी बात सुनते बहुत अच्छा, यही ताली के लिए माइक है मेरे पास क्या? ये आ जाएगा, माइक आ जाएगा। ये बोले नहीं, वो पहुंच गए। अच्छा, आप सबका अभिनंदन। जो यहाँ से जुड़े हुए थे मित्रों को मैं देता हूँ। क्या हमारे जिला सना गणित है क्या यहाँ? अच्छा, है सतना वाले जनप्रतिनिधि कौन कौन रात करो? पूर्वांचल वाले हाथ उठाओ अपने। बढ़िया, खूब बढ़िया। पूरा ताली बजाओ। क्या करने वाले पूजी? इथेनॉल। अच्छा, मक्का लगे चावल क्या है? मक्का सर, मक्का चावल दोनों सर। दोनों? जोरदार अभिनंदन का। कितना निवेश है आपका? सर 100 करोड़ कर चुके सर, 100 करोड़ दोबारा के सर। वाह, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बधाई आपको। मैं आज उससे पर आपको भी बता देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो काम जाएगा आप मौजूद है। ये सर राजीव खन्ना जी मौजूद हैं सर। खन्ना जी, वाह राजीव को बधाई। खन्ना जी, आप लगभग करोड़ का निवेश कितना 11 करोड़। 11 करोड़। कोई जोरदार ताली बजाइए। और ये फूड इंडस्ट्री, सोहम एग्रो इंडस्ट्री किधर है? सूरी। चलिए, सूरी जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। सलाम कर रहे हैं। मार्च की ये भी राहुल नंदवानी जी। हाय राहुल जी। राहुल है यहाँ पे, राहुल नंदवानी जी। जोरदार नवीन का भी आज शुभारंभ हो रहा है। एकांश कृष्णा जी, जोरदार बधाई तालियां हैं। आप इंडस्ट्री पे काम कर रहे हैं, हरिओम इनकी कंपनी का नाम है। उत्कर्ष पटेल, जोरदार। क्या भैया उत्कर्ष के लिए आप उत्कर्ष पे पहुंचो। आप भी फूड प्रोसेसिंग का काम करेंगे। मेसर्स KDS 0V5 इंडस्ट्री। पुष्पेंद्र तिवारी जी, तिवारी किधर है? अभी आपने जगह नहीं बैठे, कहाँ बैठे आदमी? इंडस्ट्री लगाने वाले बाहर खड़े, इससे बड़ा क्या? और जोरदार ताली बजा आपने। ये भी देखना चाहिए लगाने वाले। श्री जी कहाँ है? AK जोशी जी, वो जोरदार ताली बजा भाई। AK जोशी जी, महावीर कोल रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड। आप माइनिंग के सेक्टर में काम करेंगे। लगभग 100 करोड़ का निवेश करेंगे भाई। जोशी कटनी, बहुत अच्छा। आप अंदर है हमारा निवेश चल रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। दिनेश चौरसिया जी कहाँ है? दिनेश चौरी, इनको जाएंगे, कोई बात नहीं। जो इनके लिए सुधार की इंडस्ट्री लगाना है। ये सफलता का अपने आप मामला है कि हमारे हर रीजनल का। रीवा में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में CM मोहन यादव पहुंचे, देखिए लाइव तस्वीर। इसके बाद पर्यटन से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री अजय नायर जी को। कृपया मैं आप सभी से निवेदन करती हूं, जोरदार तालियां हो जाएं और इसी करतवल ध्वनि के बीच सभी को ये आवंटन प्राप्त किए जा रहे हैं सभी के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। इसके बाद मैं निवेदन करती हूं मेसर्स फेन सेंचुरी से श्री अजय नायर जी पर्यटन से। इसके बाद मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल नीतियों, आयोजनों और समसामयिक गतिविधियों के प्रचार प्रसार के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा कृपया जोरदार तालियां हो जाएं। ये हम सभी के लिए एक बड़ा ही हर्ष का पल है।
आप सभी को बताना चाहूंगी कि आज मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और एकेएस यूनिवर्सिटी सतना के बीच आज एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर कर आदान प्रदान किया जा रहा है। इस समझौते का उद्देश्य सतना और रीवा क्षेत्र में पर्यटन प्रबंध और आतिथ्य क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना है। इसके तहत दोनों संस्थाएं मिलकर पर्यटन एवं आतिथ्य सत्कार के क्षेत्र में प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम विकास, इंटर्नशिप के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करेगी। इस साझेदारी को विशेष रूप से मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय विकास, उद्यमिता को बढ़ावा देने और सामुदायिक क्षेत्र के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सतना और रीवा में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए नई संभावनाएं पैदा करेगी। इस समझौता ज्ञापन को प्राप्त करने के लिए श्री शिवशेखर शुक्ला जी, प्रमुख सचिव पर्यटन, एवं श्री अमित कुमार सोनी जी, संचालक एकेएस यूनिवर्सिटी, यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, कॉर्पोरेशन एंड नगर निगम रीवा ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई के बीच एक एमओयू साइन हो रहा है और मिस्टर यूके तिवारी जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एमपीआईडीसी रीवा, एंड डॉक्टर सौरभ सोनवड़े, कमिश्नर नगर निगम, औद्योगिक जन आपूर्ति हेतु एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एवं नगर निगम रीवा के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जा रहा है। ये मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि औद्योगिक जल आपूर्ति हेतु एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नगर निगम रीवा के बीच समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया जा रहा है, जिसके लिए मैं श्री यूके तिवारी जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एमपीआईडीसी रीवा, और डॉक्टर सौरभ सोनवाड़े, कमिश्नर नगर निगम रीवा को आमंत्रित करती हूं। कृपया जोरदार तालियां हो जाए। पुनः आप सभी की करतल ध्वनि चाहूंगी मैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंचासीन सभी अतिथियों का धन्यवाद। और अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूं श्री चैतन्य कश्यप जी, मिनिस्टर एमएसएमई को। कृपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। विंध्य क्षेत्र के इतिहास में आज एक नया अध्याय जुड़ रहा है और उस अध्याय के पूरे दृष्टिदाता जिन्होंने इस विजन को लिया कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को किया जाए, और मेरे ख्याल से रीवा में पहली बार इतना बड़ा औद्योगिक समागम हमारे उद्यमियों के लिए हो रहा है, ऐसे महाकाल ने महाकाल की हमारे प्रदेश पर कृपा है कि उन्होंने ऐसे कर्मयोगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हमें दिया है, जो आज इस समारोह में है। अभी हमारे बीच उपस्थित थे आचार्य बालकृष्ण जी, श्री डालमिया जी, आपके अपने, जिन्होंने रीवा नगर को एक संभाग पहले नगर के रूप में या नाम के रूप में मानते थे रीवा को, परंतु पिछले 8-10 सालों में मैं कार्य समिति में आया था, तब का रीवा और आज का रीवा जब हम देखते हैं तब लगता है कि अगर एक व्यक्ति ठान ले एक दृष्टि के, एक विजन के साथ में कि मुझे नगर बदलना है, तो ऐसा एक नेता आपके पास नेतृत्व है। वे हमारे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी के, जिन्होंने यह परिवर्तन करके दिखाया है। आज हम ऐसी कल्पना, इतने सुंदर हाल में बैठ करके हम लोग ऐसी कॉन्क्लेव करेंगे, यह कल्पनाएं बड़े महानगरों में होती थी, और अब आज हम यहाँ रीवा में कॉन्क्लेव कर रहे हैं। और आपके प्रभारी, हमारे वरिष्ठ नेता जो यहाँ के प्रभारी भी हैं और जिनका विजन और कार्यशैली पूरा देश जानता है, ऐसे प्रहलाद पटेल जी, तथा यहाँ उपस्थित, क्योंकि समय काफ़ी हुआ है, हमारे साथी, मेरे मंत्री साथीगण हैं, सांसद जी हैं, यहाँ के सभी प्रमुख उद्योगपति हैं, डालमिया जी यहाँ उपस्थित हैं, तथा सबसे महत्वपूर्ण है जो सामने बहुत धैर्य से आचार्य बालकृष्ण जी बोल के गए हैं कि आपने धैर्य से सुना। ये वे सारे उद्यमी हैं जो रीवा के एक जिलों से आए हुए हैं। हर जिले का यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ है। 2 से 3 हजार उद्यमी आज यहाँ पर उपस्थित हैं।
कुछ यहाँ पर अंदर है, कुछ बाहर भी है। और निश्चित रूप से यह एक ऐसा माहौल बना है जिस माहौल ने पूरे प्रदेश के अंदर एक नई ऊर्जा की लहर बनाई है। आज रीवा के अंदर हम जो यह औद्योगिक कॉन्क्लेव कर रहे हैं, इस कॉन्क्लेव में आप लोगों ने 5 प्रेजेंटेशन देखे हैं और प्रेजेंटेशन के साथ में मतलब मैं तो कहूँगा ये एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नहीं है, एक मध्य प्रदेश का दर्शन है। आपने मध्य प्रदेश का वास्तविक दर्शन करा है, जमीन के अंदर से लेकर के जमीन के गर्भ में क्या है, पृथ्वी पर क्या है, जंगल जल जंगल जमीन भी देखे हैं। और वायु के लिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 दिन पहले आशीर्वाद दिया है कि यहाँ का एयरपोर्ट बना है और अब रीवा मध्य प्रदेश के 5वें महानगर में आ चुका है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि रीवा की हुई है। निश्चित रूप से यह कार्य नेतृत्व जब दृष्टि रख के आगे बढ़ता है और हम यही कार्य हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। यह कॉन्क्लेव में मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा, मुझे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग का दायित्व दिया गया है। एक आंकड़ा खाली मैं छोटा सा अभी राजेंद्र शुक्ल जी से बात कर रहा था कि 1-2 हजार करोड़ की इंडस्ट्री लगती है, उसमें 1000 लोगों का रोजगार होता है। और अगर 2000 करोड़ के एमएसएमई लगते हैं तो वे करीब करीब 1000 उद्योग लगते हैं जो कम से कम 40,000 लोगों को रोजगार देते हैं। एक ऐसा विभाग मेरे को दिया है और मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि यह जो एमएसएमई है यही हमारे देश की आत्मा है। भारत की आत्मा उद्यमशीलता में है, हमारे उद्यमी बड़े। इन कॉन्क्लेव के पीछे हमारे मुख्यमंत्री जी का दर्शन भी यही रहा कि हमारे जिलों जिलों के अंदर छोटे छोटे उद्योग करने वाले लोग हैं, उन्हें हम एक नई दृष्टि दें, उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं। और मुझे लगता है यह सफलता हमें मिली है क्योंकि आपने स्वयं देखा है आज पूरे प्रदेश के कई उद्योगों के हमने भूमि पूजन, शिलान्यास, उनके शुभारंभ, कई एग्रीमेंट देखे हैं, उनमें ज्यादातर उद्यमी हमारे मध्य प्रदेश के हैं। तो यह जो एक माहौल बदला है, पूरा माहौल को बदलना, समग्र विकास की परिकल्पना को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एमएसएमई के लिए मेरा आप सभी उद्यमियों से कहना है कि आप लोग आगे आएं, अपार संभावना है। इस संपूर्ण कॉन्क्लेव के बाद में जो 4 सत्र हैं, मेरा आपसे अनुरोध है उन चारों सत्रों के अंदर आप बैठें। आपको लगेगा, अभी आपने मध्य प्रदेश की अपार संभावनाओं को देखा है, उन सत्र में आपको लगेगा कि आप स्वयं एक बड़े उद्यमी कैसे बन सकते हैं। और वही इस कॉन्क्लेव की मूल धारणा भी है। मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, हमने विभाग में रहते हुए विभागों के पूरे नए थैली के अंदर कार्य को आगे बढ़ाया है। वो सीधे लिए चलते हैं रीवा, जहां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। जनता से जुड़े हुए, जनता के मामलों को लेके चलने वाले यहाँ हमारे सभी माननीय विधायकगण, एक बार जोरदार ताली कर बजाओ। पूरे विंध्य के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण यहाँ से लेके वहां तक सारे बैठे हैं। मैं आप सबके लिए भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ हमारे बीच में डालमिया ग्रुप के सीएमडी श्री पुनीत डालमिया जी, आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छे से आपने बात की। श्री भीम सिंह जी कचोड़ जी, HK त्रिपाठी जी, जो रिलायंस बायो से है, अडानी ग्रुप के, रिलायंस भी है, अडानी भी है, पतंजलि भी है, डालमिया भी है, सिद्धार्थ इन्फोट्रेक भी है, डायरेक्टर NCL भी है, CMD रामा ग्रुप भी, कौन छोड़ा अपन ने मंच पर भी और नीचे भी, सभी प्रकार के काम के लिए। अल्ट्रा सीमेंट के भी है और औद्योगिक क्षेत्र के हमारे रीवा के प्रेसिडेंट खन्ना जी, राजीव खन्ना जी भी है ना यहाँ मौजूद। एक के लिए जोरदार अभिनंदन करिए सबके लिए। विंध्य की धरती और यह ऐसा इलाका जहां अभी कई सारे मित्रों ने कहा, यह बात सही है कि बदलते दौर में हमको, मैं एक छोटा सा घटनाक्रम सुनाता हूं। एक व्यक्ति के घर में पहले बहुत संपन्नता जैसे हुई होगी, धीरे धीरे काल के प्रवाह में, व्यवस्थाओं के परिवर्तन में परमात्मा की कोई दृष्टि बदल गई। दृष्टि बदलने में घर में धीरे धीरे विपन्नता आ गई, गरीबी आई। और गरीबी का हाल ये रहा कि धीरे धीरे परिवार में खाने के भी लाले पड़ गए। लेकिन अब चूंकि बाहर की दुनिया ऐसी थी कि उसमें उस परिवार का बड़ा वजन था,
अंदर घर वालों की हालत ऐसी थी कि अपने कष्ट किसको बताए, तो परिवार में से ही कुछ चालू कर दिया कि कुछ नहीं तो बच्चों को कोचिंग कराना चालू करा, कुछ करके कुछ भी करके घर का पाल पोस करके परिवार का संचालन तो करना ही पड़ता है। ऐसे में टेबल पे पेपर वेट रख करके अपने को आता तो बड़ा तरीके से बात कर करा के लोगों को विदा करते थे, जो भी मिल जाए कर जाए कष्ट के उस काल में। ऐसा लगातार दरिद्रता वाली स्थिति आ गई। एक दिन एक सज्जन उनके घर में आए और उनने इस कष्ट को देखा और वो पहले की वैभव वाली स्थिति भी देखी और बाकी व्यवस्था भी समझते थे। उनने आकर के बैठने के बाद अपने जिस परिवार में गए थे उनसे कहा कि ये आपके ये कैसी स्थिति है, क्या हो रहा आपके यहाँ? तो उन्होंने कि भगवान की मर्जी, अब जो जैसा रखे। अच्छा दौड़ता तो बहुत अच्छे चले थे, अब जो है उसी में चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हो? तो उनने सिलेबस रखा हुआ था, पेपर वेट वो उड़ रहा था, बार बार पंखा चल रहा था, तो वो पेपर वेट पे फिर उनने पेपर वेट का उपयोग करते रखा और ताकि मैं कोचिंग करता हूँ, ये काम वाम कराता हूँ। तो जो आने वाले सज्जन थे वो थोड़े समझदार थे और वो एकदम उनकी निगाह गई वो उनके पेपर वेट पे। उनने कहा आपको अभी आमदनी कितनी हो जाती है? तो उनने कहा मेरी आमदनी अब यही 2-5 हज़ार रुपये महीने का मैं कर लेता हूँ अपना घर पालने के लिए। तो उन्होंने कहा ये आप घर पालने का काम तो कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आपने अपने आसपास देखा नहीं, आपकी क्षमता योग्यता को समझ के क्या करें? आपने भविष्य की दृष्टि से कोई प्लान नहीं बनाया? तो क्या प्लान बनाए? जो है वो सब सामने है, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। तो उनने वो पेपर वेट उठाए उनके दोनों, और संयोग ऐसा था और ये यथार्थ में सही किस्सा भी है, उस पेपर वेट को हाथ लगा के धीरे धीरे उस पर मेल चढ़ गया था, तेल लग गया, मिट्टी लग गई, धूल लग गई। तो लेकिन असली में वो पेपर वेट नहीं थे, वो एक पन्ना था और एक हीरा था और उनकी कीमत करीब 200 करोड़ के आइटम मिले उनके हाथ में टेबल पर। हमारी हालत भी मध्य प्रदेश में ऐसी, इतने पेपर वेट हमारे पास रखे, फालतू में गरीबी रेखा में कौन रहे? हमारी क्षमता कोई नहीं पहचान रहे। मध्य प्रदेश में कदम कदम पर कौन सी कमी इस बात की? केवल ये आंखें लाने थी हमारे पुनीत डालमिया जी सी, हमारे अडानी ग्रुप बैठे और रिलायंस ग्रुप बैठे। आप बताओ, कचरे से भी कमाई करके ये हमारे बीच में रिलायंस वाले कह रहे हैं कि ये जो पराली जलाते हैं, घर में जो भूसा निकलता है, ये नगर पालिका में जो कचरा निकलता है, उससे भी कमाई होती, उससे भी बिजली बनती, उससे भी खाद बनता है। सिंचाई के साधन बहुत हो गए, तो सिंचाई में क्यों गेहूं और चावल करना? गेहूं चावल के अलावा भी ये प्रयास होना चाहिए हमारे ये जो फूड इंडस्ट्रियों के माध्यम से। अभी बता रहे MDH वाले ने आकर के प्रदेश का नहीं देश का सबसे बड़ा कारखाने का अभी उनने शुभारंभ किया। अब आप कोई कल्पना कर सकता कि 1 बीघा में 1 लाख रुपए की आमदनी हो सकती, और ये आश्चर्य नहीं है। हमारे यहाँ ये फूड इंडस्ट्रियों के माध्यम से मालवा के तो कई किसान लहसुन आलू प्याज करते हुए अपने घर में इस प्रकार की आमदनी करते। और केवल ये नहीं, हर एक क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र छूट रहा है? प्रत्येक क्षेत्र में विकास की संभावना है, केवल काम करने की तो देर है। इसीलिए आज हम जितने लोगों को लेके बैठे, अभी कोई चुनाव का समय भी नहीं, ना चुनाव की कोई बात। अब मैं कभी कभी इसकी केवल कल्पना कर रहा था, मैंने पुनीत डालमिया जी से बात कर रहा था कि देखो कैसा समय आया है। क्या उनने कि क्या हो गया? हमने कहा देखो मैं बैठा हूं, मैं क्या हूं, मैं एज ए CM बैठा हूं, मेरे एक एक अधिकारी भाषण दे रहा है, कोई नहीं छोड़ रहा है। सी लेके PS तक, और क्या दिल भर भर के बोल रहा, मेरे को भी जा रहा। ये अपने आप है। उसके बाद मेरे मंत्री बोल रहे हैं, और मंत्री बोले तो बोले, पहले मंत्री पहले ऊपर भी बोल रहे। कोई यहाँ से बोल रहा है, जिससे क्या मिल रही है वहां से बोल रहा है, कोई यहाँ से बोल रहा तो कोई वर्चुअल रूप से जहां से मर्जी के जोड़ बोला। लेकिन बोले उड़ने के क्रम में मैंने उनको बताया कि क्या हो रहा है आप देखो। तो उन्होंने क्या हो रहा है? हमने कहा ये हो रहा है, कभी इसी पौधे को, बीज से पौधे निकलने की कल्पना करना। बीज से पौधा निकला, अंकुरित होकर उसके पहले क्या करना पड़ता है? वो पौधे को बनने के पहले बीज को इस सारी चीजों में अपने आप को गाड़ना पड़ता है, मिट्टी में डालना पड़ता है, धूल सब हटाना पड़ता है, उसको अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता है, अपने आप को सड़ा गलाना पड़ता है, फिर अंकुरण होता है।
अगर हमको कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, तो ये अहंकार डालना पड़ेगा। कोई सीएम हो गया, कोई मंत्री हो गया, अरे हम सब एक परिवार, हम एक ताकत बन लगेंगे तो ये सारी बातें होगी, तो ये स्थिति बनेगी। अहंकार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बोले वो बोले, ये बोल दे वो बोल दिया, अच्छा हो गया बुरा हो गया। अरे इतना अच्छा दृश्य में देखा हूं, वाकई डालमिया ने मेरा इशारा करा। हम तो अपने हिंदी भाषी प्रदेश में देते हैं कि हमारे सारे पीएस हिंदी में इतना अच्छा बना दे रहे हैं कि एक से बढ़कर एक उनके बोलने प्रतियोगिता कराओ तो हमको पुरस्कार देना पड़ा। ये इतना अच्छा लग रहा है जो बता रहा है, नहीं तो आमतौर पर क्या होता है, पीएस बोले, सीएस बोले तो लिखा लगाएंगे और 99% अंग्रेजी बोल लेंगे, हिंदी में तो बोलेंगे नहीं। पूरे देश का सबको है, क्योंकि आमतौर पर उनका अपना काम केवल फाइल पढ़ना और देना। लेकिन ये हमारा जो चालू हुआ सच्चे अर्थ में तो ये यज्ञ चल रहा, हर महीने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव नहीं है, हर कोई अपना आहूत देने को तैयार है, हर कोई अपना बेस्ट से बेस्ट करने को तैयार है। ताली बजाओ तो दिल खोल के बजाओ, इतनी अच्छी बात पे भी नहीं बजाओगे तो क्या बजाओगे। कि हमारे में से हर विभाग का अपना बेहतर से बेहतर करने के लिए वो सामने खड़े हैं। और मजे की बात ये भी है, ये जाने अनजाने एक ताना बना ये सही बुना है कि यहाँ एमओयू भी हो रहा है, यहाँ घोषणा भी हो रही, और यहाँ से बात हो रही कि पिछली बार जो करा वो भी ध्यान के सामने कि हाँ भूमि पूजन हो रहा कि नहीं हो रहा, वो जो कर रहा उसका नाम क्या है, वो कौन सी इंडस्ट्री है, उसकी भी खोल के बात करो, कितना अमाउंट ला रहा है। ये सारी बातें ओपन ट्रांसपेरेंट है, यही तो पारदर्शिता है, यही तो नरेंद्र मोदी जी का समय। जोरदार अभिनंदन करो। ये तकनीक का लाभ भी है और उत्साह उमंग भी है एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए। ये लगातार वातावरण बन रहा है कि हमारे अपने प्रदेश के लोग भी आगे बढ़े, प्रदेश के अलावा जो ऑलरेडी उद्योग का काम कर रहे हैं वो अपना काम भी अच्छे से करे। और जब ये वातावरण बनता है जिला प्रशासन का भी ध्यान जाता है, जिला कलेक्टर भी ध्यान देते कि हमारी सरकार का मूड क्या है। आमतौर पर जितना प्रशासन होता है वो धारा के साथ बहता है, धारा किधर जा रही, और लगातार इस प्रकार की व्यवस्थाओं में एक बार नहीं दो बार नहीं पूरे साल ध्यान जाता है तो अपने आप ही चमत्कार होता है। और ये चमत्कार नहीं है, सच्चे अर्थों में हमारी क्षमता योग्यता के साथ हम ये सारे काम करते जाएंगे तो आज वाकई बदलाव का दौर आएगा। अब मेरा अपना भाषण तो पूरा हो गया, कुछ घोषणा करना बाकी है, लंबा कुछ नहीं बोलूंगा। जहां मुझे लगा कि अपने में से सारी बातें आ गई, लेकिन अभी जो बाकी है मुझे ध्यान में आ रहा है कि यहाँ मैं जब एयरपोर्ट का शुभारंभ करने आया था, जोरदार अभिनंदन करो, तब हमने कहा था कि हमारे कंटेनर की दृष्टि से यहाँ कंटेनर डिपो बनाएंगे। लेकिन आपका आनंद, ये पूरा उत्साह देखकर लगा एक नहीं दो बनाना चाहिए, ये ध्यान में आया है। तो एक तो सिंगरौली में और एक कटनी में आईएसडी का हमारा निर्माण करना रहेगा। और हमने निर्णय लिया है कि रीवा संभाग में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ से एक्सपोर्ट सुविधा के उद्देश्य के लिए एक नहीं दो जगह इनलैंड कंटेनर डिपो आईएसडी का निर्माण किया जाएगा। और यही नहीं, आईसीडी के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का भी यहां निर्माण किया जाएगा। रीवा संभाग के सिंगरौली, कहां सिंगरौली वाले विधायक, जरा ताली वाली बजाओ, आपके लिए भी घोषणा कर रहा हूं। सिंगरौली सीधी वाला भी मत चुप रहना, तुम्हारे लिए भी दे रहा हूं, सीधी वाले के लिए भी। कोई बात नहीं, सीधी वाले सांसद जी भी हो, आप ही हो यार, जरा ताली वाली भिजवा दो सबके लिए। मऊगंज, कहाँ है प्रदीप पटेल, देखना दादा, जोरदार तालियां बजा प्रदीप पटेल जी के लिए भी। मेहर का हमारे गणेश सिंह जी, आपका भी क्षेत्र है ना, जोरदार तालियां मेहर के विधायक जी और सांसद जी के लिए भी। एमएसएमई विभाग में के औद्योगिक क्षेत्र में नहीं है, हम यह सभी दूर एमएसएमई का नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे। यह आपको लिए सौगात मिल रही, जोरदार अभिनंदन करो अपने पूरे क्षेत्र के लिए। और जिला रीवा और सतना में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र के अलावा नवीन इंडस्ट्रियल एरिया भी हम डेवलप करेंगे। और खास बात कि औद्योगिक क्षेत्र उद्योग द्वीप बेडन में जल आपूर्ति के लिए 84 लाख की नई योजना का भी क्रियान्वयन किया जाएगा, ये मैं यहाँ अनाउंस कर रहा हूँ। बहुत सारे प्रकार के, वैसे तो अभी यहाँ हमने टूरिज्म का, इंडस्ट्री का, माइनिंग का, एमएसएमई का, हेवी इंडस्ट्री का, बहुत सारे अलग अलग चीज कर दी, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत विभाग रह गए। जैसे हमारा अपना सरकार का निर्णय है कि हम टूरिज्म में हेल्थ टूरिज्म भी डेवलप करेंगे, ये अपने आप में नवीन प्रयोग रहेगा। हमारे यहाँ के चिकित्सक, हमारे यहाँ के हॉस्पिटल, हमारा ये सब सेक्टर में समान रूप से विकास की संभावना है। तो आज अपने यहाँ इलाज कराने के लिए बाहर के लिए क्यों नहीं आना चाहिए, और जब बाहर के लोग आएंगे यहाँ रोजगार भी मिलेगा।
कैसे भी करके अपने यहाँ लगातार रोजगार मिलना चाहिए। एजुकेशन का भी इसी प्रकार से बहुत बड़ा सेक्टर है। हमारे यहाँ अपनी भारत की नहीं विश्व के अच्छे विश्वविद्यालय में से एक स्थापित हो, लगातार प्रयास कर रहे हैं, एक एक करके बहुत सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से संजय धुबरी नेशनल पार्क के आसपास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटन की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। अपने यहाँ पे संजय धुबरी किधर आता है? ये संजय धुबरी आप किधर आता है? तो ताली वाली में कंजूसी क्यों हो रही भाई? बहुत जोरदार अभिनंदन आप। इसी प्रकार से विंध्य के निजी निवेश में बेहतर होटल, रिसोर्ट्स, पर्यटन परियोजनाओं के लिए पर्यटन निवेश में और से भी प्रावधान करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए ये जो हमारी कई सारी तो पॉलिसियां बनी हुई है, इन पॉलिसियों के माध्यम से हमारे निवेशक हमारे अधिकारियों के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी इसमें हमारा आना मतलब मैं एजे अपने अहंकार से नहीं बोल रहा हूं, मैं सरलता से बोल रहा हूं कि जब बड़ा इंडस्ट्री का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो आमतौर पर निवेशकों की वो जो पॉलिसियों से बात करने में वो छोटा पड़ जाता है। इसलिए उसके आधार पर कोई अलग से कोई लाभ की बात करते तो उसकी दृष्टि से भी अगर आप कोई बड़ा इंडस्ट्री का बड़ा प्लान भी लाएंगे तो सरकार बनी बनाई पॉलिसियों की सीमा तोड़कर भी हमारी कैबिनेट के माध्यम से उसको भी लाभ देने के लिए तैयार है। इसमें भी कोई कंजूसी नहीं। इसके पीछे भाव ये है कि हाँ, हमारे यहाँ हम औद्योगिक निवेश को बढ़ाना चाहते हैं। हमारे प्रदेश की जीवन स्तर को आगे बढ़ाने के लिए हमारा अपने राज्य जीएसटी का जो कर संग्रहण है उसको आगे बढ़ाने के लिए और प्रदेश को देश की बेहतरी के साथ देश की जब तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था का संकल्प है तो मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री की उस भावना को समझते हुए लगातार अपनी वित्तीय व्यवस्था में मजबूत से मजबूत बनने के लिए लगातार इस प्रकार के आयोजन करता रहेगा। मेरी अपनी ओर से अभी तो बोलने के लिए इतना सारा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या छोड़ूं क्या जोड़ूं। आप बताइए, इंडस्ट्री के साथ साथ जीवन के आपके लिए भी सूर्य किरण कुसुम ये जो अपने यहाँ से एनर्जी सेक्टर के हमारे एसीएस ने बोला है और उनने जो बात कही है कि आप अपने घर की छत पे भी अगर आप लगाओगे तो भी आपका स्वागत है। आप अपनी कोई फैक्ट्री की बिजली खुद भी लगाना चाहते हो तो आप अपनी बिजली भी आप उत्पन्न कर सकते हो, हमारे से खरीदो कोई जरूरी नहीं। और अपने घरों के अंदर भी खेती करने वाला सोलर पंप लगाए, अपनी खुद की खेती के लिए बिजली लगा ले, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं। कौन सा सेक्टर छोड़ रहे हैं? और अभी तो रोजगार आधारित उद्योग की बात तो आई नहीं। रेडीमेड गारमेंट से लगा करके कई ऐसे रोजगार परक उद्योग है जिन रोजगार परक उद्योगों के अंदर लेबर जैसे 4000 लेबर के आधार पर प्रतिभा सिंटेक्स उज्जैन में इंडस्ट्री चला रहा है। या गोकुलदास, हमारा गोकुलदास वाले भी आए हैं यहाँ पे, आए ना गोकुलदास के कोई? अभी आपको तो भाषण का मौका ही नहीं मिला, इतना जोरदार ताली बजा, इनको भी हमने बुलवाया था। आप कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं गोकुलदास के माध्यम से? कहां पे? 2000। अब बताओ, 2000 लेबर इनके काम कर रहे हैं, लेकिन हमको रोजगार दिलवाने की गरज कैसी है कि प्रति लेबर 5000 रुपया महीना सरकार आपको दे रही है और 10 साल तक देगी। ये हमारी अपनी पॉलिसियों का लाभ है। हमारे लोग इंडस्ट्री चला है, लेकिन इंडस्ट्री आपको बिराया, आपको बहुत आभार है। और खास बात आपने कहा वो भी महिलाओं को है। अरे भाई, हमारे यहाँ यही तो बदलाव है। इसीलिए हमने कहा कि केवल लाडली बहनों के लिए हम 1250 दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। लाडली बहनों को आगे आकर के वो हमारी इंडस्ट्री में काम करे तो इंडस्ट्री में 15,000, 10,000, 15,000, 20,000 जैसे वो काम करेगी, उसमें प्रति बहन को 5,000 रुपए का हम उनको अपना एक तरह से प्रोत्साहन देंगे ताकि वो काम करे। हमारा प्रयास है कि मेहनत के आधार पर जो जहां तक आगे जा सकता है प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता भी है और ये घोषित हमारा संकल्प भी है। उम्मीद करूंगा ऐसी बहुत सारी बातें और भी हो सकेगी, लेकिन ये क्रम लगातार जारी रहेगा। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऐसे सकारात्मक कदमों को लगातार उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, CII इन सीरीज ऑफ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को आयोजित करने की तरफ मध्य प्रदेश शासन के साथ नेशनल पार्टनर है और आपका इसकी सफलता के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान है। मैं CII से श्री अरविंद गुगलिया जी, स्टेट काउंसिल मेंबर CII एंड मैनेजिंग डायरेक्टर महाकौशल रिफैक्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को धन्यवाद उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए।
माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे अपने बीच के माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, प्रभारी मंत्री और श्रम के प्रभार के साथ प्रहलाद पटेल जी, चैतन्य कश्यप जी, डिग्निटरीज प्रेजेंट ऑन द डायस, कैप्टन्स ऑफ द इंडस्ट्री और सम्मानित उपस्थितगण। आज जैसा कि उप मुख्यमंत्री जी ने बोला, ये एक मील का पत्थर है आज का रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच कि सिर्फ इंदौर और भोपाल का विकास नहीं, पूरे प्रदेश का विकास चाहिए है, और उस क्रम में ये चौथा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है। सर, यहां पे भी जैसा आपने बोला, पेपर वेट हैं जिनको थोड़ा सा तराश दिया जाए, साफ कर दिया जाए तो वो हीरे और कोहिनूर में बदल जाएंगे। और जिस तरीके से आज यहाँ उपस्थिति है, जिस तरीके से लोग क्यू में खड़े हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए, और जिस तरीके से लोगों ने बताया, जिनका आपने भूमि पूजन किया, लोकार्पण किया, कि 7 दिन में परमिशन मिल रही है, ये आपके 10 महीने की अल्प समय में जो आपने सोच बदली है, जो चीजें बदली है, उसका परिणाम है। सर, मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके से हमारा प्रदेश आगे बढ़ता रहेगा, और इतने सफल आयोजन के लिए मैं सारे सरकारी अधिकारीगण, स्पेशली एमपीआईडीसी और सीआईआई को भी बधाई देना चाहता हूं, और आप सबको भी एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, और साथ ही धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने वक्त निकाला और आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि भोजन पश्चात यहाँ पे कुछ सेशंस का आयोजन किया जा रहा है। हॉल 1 में पहला सत्र होगा, जिसमें अपॉर्चुनिस्ट